Hello everyone, this is Kanchan Gupta. Welcome you all to my channel. This is UGC Education Paper 2. So not education, but हाँ मैंने psychology and sociology, right? इनके लिए भी नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं. वेरी सून इट विल बी लॉन्च्ड. सो जो लोग भी यूजीसी साइकोलॉजी के लिए तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी सोशियोलॉजी के लिए तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी एजुकेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, अब सारा जो सॉल्यूशन है, मतलब सारा जो आपको मटेरियल है यहाँ पे प्रोवाइड जल्दी ही हो जाएगा. सारी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगी. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए. साथ ही साथ में जो है यहाँ पे एक पेड कोर्स के लिए जो आपका नंबर यहाँ पे चल रहा है उसको सेव कर लीजिए. व्हाट्सएप आप मुझे कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी पूछनी है आपको. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें आज की क्लास जो 15 मार्च को पेपर हुआ था, वेरी आपको पता है कितने ही दिन हो गए, एक हफ्ते पहले ये पेपर हुआ था. ठीक है जी. सो उसके क्वेश्चंस मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ. तो इस क्वेश्चन पेपर को जरूर से जरूर सॉल्व कीजिएगा. 100 क्वेश्चंस रहेंगे और आपकी हर एक जो भी आपका नेट है या आपका सेट है किसी भी स्टेट लेवल का, कोई भी नेशनल मतलब कि आपका नेट का एनटीए नेट का पेपर है, उसके लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही बढ़िया होने वाला है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Okay, so here we go with the very first question. Social planning in democracy is more difficult होती है than in totalitarian society. क्यों? सोशल प्लानिंग जो है हमारी जब डेमोक्रेसी में हम लोग करते हैं उसकी प्लानिंग डिफर क्यों होती है? फर्स्ट, डेमोक्रेसी इज नॉट सुटेबल गवर्नमेंट, या आप यहाँ पे कहेंगे डेमोक्रेसी इज कंट्रोल्ड बाय इलिटरेट और मोर पीपल एंड डेमोक्रेसी इज द पॉलिटिकल पावर इन डिसेंट्रलाइज्ड, या देयर आर मल्टीप्लिसिटी ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट. ठीक है जी. यहाँ पर आपको ना इस पेपर में ना कई सारे क्वेश्चन इस फॉर्म में मिलेंगे, जैसे फॉल्स फॉल्स. तो आपको क्या करना होता है, क्योंकि ये पेपर जो है ये आपका ऑफलाइन पेपर है, ये ऑनलाइन पेपर नहीं है, ऑफलाइन पेपर है. तो बच्चों को बड़ी सहूलियत होती है कि बच्चे इसके सामने जो है अपने जो मार्क्स, मतलब जो अपने वो है, जैसे जैसे यहाँ पे आपने क्या, डेमोक्रेसी इज नॉट अ सूटेबल गवर्नमेंट, तो आप यहाँ पर ट्रू या फॉल्स बड़े आराम से पेंसिल का यूज करके बड़े एक आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, एक अच्छा ऑफलाइन में, कि आप इजीली कुछ उसके ऊपर लिखकर अपने शॉर्ट हैंड नोट्स या शॉर्ट हैंड जो आप रखना चाहते हैं मेमोरी में वो रख सकते हैं. तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा कि यहाँ पर मोर डिफिकल्ट. यस. सो द करेक्ट आंसर. यस. सो यहाँ पर देखो, जैसे कि मतलब डेमोक्रेसी इज नॉट अ सूटेबल, ये फॉल्स स्टेटमेंट है. डेमोक्रेसी इज कंट्रोल्ड बाय इलिटरेट, ये भी फॉल्स है. कैसे वो करेगा? इस डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर है जो कि इस डिसेंट्रलाइज्ड करता है, ये भी फॉल्स है. देयर इज अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ द वेस्टेड इंटरेस्ट, ये आपका ट्रू है. तो यहाँ पर से जो भी आपके जो है आंसर्स होंगे, इससे सोशल प्लानिंग इज मोर डिफिकल्ट हो जाती है डेमोक्रेसी, मेनली क्योंकि बहुत सारे जो ग्रुप्स होते हैं डिफरेंट इंटरेस्ट के होते हैं और उनके डिसीजंस को भी मायने देना इंपॉर्टेंट होता है. तो इट विल बिकम हार्डर टू टेक ऑल द जो है ऑल ऑफ देम टुगेदर. सो सोशल प्लानिंग में वहाँ डिफिकल्टी आती है. कल्चरल लैग अकर्स इन सोसाइटी बिकॉज ऑफ, जो कल्चरल लैग होता है ऑफ द डिपेंडेंस बिटवीन मटीरियल एंड नॉन मटीरियल कल्चर. द मटीरियल कल्चर अहेड ऑफ अ नॉन मटीरियल कल्चर इज अहेड ऑफ मटीरियल एंड बोथ ऑफ देम आर, मतलब एक ही जो है लाइन को ना इन्होंने ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस में डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो मतलब ऑन द होल कुछ ऐसा है नहीं. अगर हम देखेंगे कि कल्चरल जो लैग होता है वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड होता है, नहीं, मटीरियल कल्चर इज अहेड होता है, ये एक स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है. क्या है कि जो कल्चरल लैग आता है हमारी सिचुएशन के बीच में, वो मटेरियल जो हमारी जैसे टेक्नोलॉजी है या कोई इन्वेंशंस है, एडवांसेस फास्टर हो जाती हैं, है ना, वो बहुत जल्दी से हमारी फास्टर हो जाती हैं. और जो नॉन मटेरियल हमारे जैसे बिलीव्स है, विश्वास है, या हमारे नॉर्म्स हैं, बिलीव्स हैं, वो पिछड़े रह जाते हैं. इसीलिए बी स्टेटमेंट जो है कि मटेरियल कल्चर अहेड ऑफ, मतलब मटेरियल कल्चर आगे निकल जाता है, ये वाला फॉल्स स्टेटमेंट हो गया. एंड बोथ आर रिलेटेड टू द ईच अदर, है ना, तो ये वाला भी आपका फॉल्स रह गया. अगर समझ रहे हो तो यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट बनता है वो सी बना. द फॉल्स, द ट्रू,
ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टेटमेंट जो है बिलो आर ईदर ट्रू है या फॉल्स है। जैसे कि डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी जो है मुदालिया वाज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन, जो है आपके जो कोठारी कमीशन का था, क्या उसके चेयरमैन थे जस्टिस वर्मा 2012, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, एंड आचार्य रामामूर्ति वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑफ रिव्यू। क्या इस रिव्यू कमेटी, क्या आपको रिव्यू पता है जब रिव्यू हुआ था उस कमेटी में क्या रामामूर्ति चेयरमैन थे या सैम पिट्रोडा जो है 2007 में जो है एनकेसी कमीशन लाए थे। मतलब 4 चीज़ें उन्होंने एक ही क्वेश्चन में पुट कर दी हैं। आप समझ रहे हो? तो वही, क्योंकि ये पेपर एक ऑफलाइन पेपर है तो आप पेंसिल का यूज़ करके वहाँ पर अपने ट्रू लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा, लक्ष्मण जो स्वामी है मुदालियर, क्या वो हैं? तो ये हो गया आपका यस। सो आंसर देख रहे हैं आप स्क्रीन पे। लक्ष्मी वो गलत था तो मैंने यहाँ पे करेक्ट किया है। लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो थे वॉज चेयरमैन थे। अब ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, बिकॉज उसके जो चेयर्ड बाय दी डीएस कोठारी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि डीएस कोठारी जो थे, ठीक है, उन्होंने ऑप्शन में ना इसको डिफरेंट डिफरेंट किया था, जैसे डी टी कोठारी या डी ए कोठारी, तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। फिर आता है जस्टिस वर्मा जो कमेटी 2012 की है, जी हाँ, वो ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय नॉट ऑनरेबल, दिस इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट अ सुप्रीम कोर्ट जेएस। ठीक है, फिर आचार्य ने रिव्यू किया था, बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है। और सैम पिट्रोडा ने एनकेसी यानी कि आपका नेशनल नॉलेज कमीशन जो है वो 2005 से 2007 के बीच में यानी कि 2009 के बीच में यानी 2007 में किया था। तो ये फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। ठीक है जी, इसका ऑप्शन जाएगा डी। राइट, द टर्म बजटरी पीरियड रेफर्स टू द, जो बजटरी पीरियड होता है दैट सब डिवीजन ऑफ द मेन बजट या पीरियड इन विच द बजट इज फाइनलाइज, जब इसमें हम बजट को फाइनलाइज करते हैं, द पीरियड फॉर विच द बजट इज प्रिपेयर, जिसमें हम लोग बजट प्रिपेयर करते हैं, अ साइंटिफिक ईयर फॉर विच द बजट हैज बीन प्रिपेयर्ड, है ना, एक साइंटिफिक ईयर। तो यहाँ पर आपको कोई स्टेटमेंट वाइज करते हैं। जैसे फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, क्या सब डिवीजन मेन बजट होता है, ये फॉल्स है। फिर आपका जो द पीरियड इन विच बजट इज फाइनलाइज किया जाता है, क्या उसको बजटरी पीरियड बोलते हैं जिसमें हम फाइनलाइज करते हैं? नहीं, बल्कि वो पीरियड होता है जिसमें हम बजट को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, या कोई ऐसा स्पेसिफिक ईयर होता है जहां पर हम बजट हैज बीन प्रिपेयर्ड, स्पेसिफिक ईयर। ठीक है, डी ऑप्शन जो है ऑल्थो ऑफन जो होता है एक साल, जो 1 ईयर होता है, डेफिनेशन इज ब्रॉडर देन जस्ट एज अ स्पेसिफिक ईयर। तो हम लोग यहाँ पर इसको सी ऑप्शन ही चूज करते हैं क्योंकि एक ही हो सकता है कि वो टाइम, क्योंकि यहाँ पे देखो वो पीरियड बोला है ना कि वो एक स्पेसिफिक ईयर, तो हम इसको क्यों स्पेसिफिक करें? ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लगाएंगे इसको ट्रू। क्लियर? 4 क्वेश्चन हमने किए हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, जो सोशल कंडीशंस होती हैं किसके लिए? मैल एडजस्टेड बिहेवियर के लिए। जो बच्चे जो है मैल एडजस्टेड जिनका बिहेवियर रहता है, उनकी सोशल कंडीशंस जो रहती है, मतलब जहाँ वो जाते हैं या जहाँ पर वो रहते हैं, लैक ऑफ क्लब्स होते हैं, प्लेग्राउंड्स होते हैं, लाइब्रेरीज, टेरिटोरियल माइग्रेशन होता है, क्लास डिफरेंसेस होते हैं, या एम्प्लॉयमेंट इनसिक्योरिटी होती है। किस तरह का जो बिहेवियर है वो फेस करते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो इसका आंसर हम लगाते हैं कि जो लैक ऑफ लाइब्रेरीज होती हैं, ये बात ट्रू है, क्योंकि वो लोग जो है इन सब साधनों का यूज नहीं कर पाते हैं, या किसी तरह के माइग्रेंट्स होते हैं, हो सकता है कि भाई ठीक है ना, या क्लास डिफरेंसेस की वजह से भी उनको प्रॉब्लम आती है, या एम्प्लॉयमेंट की इनसिक्योरिटी, ये सारे ही रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि अगर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज उनको नहीं मिलेगी तो दे विल गेट मैल एडजस्टेड, दे विल गेट फ्रस्ट्रेट अबाउट द सिचुएशन। टेरिटोरियल जो आपका माइग्रेशन होता है, दिस कैन कॉज द सोशल डिसलोकेशन करता है, लॉस ऑफ सपोर्ट सिस्टम आपका खत्म हो जाता है, आप नए एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने के लिए खुद को क्या करते हो? इनकैपेबल जो है फील करते हो, जिससे कि स्ट्रेस, मैल एडजस्टमेंट जैसी सिचुएशन जो होती है वो क्रिएट हो जाती है। मैल एडजस्टेड क्या होता है? वह वो बिहेवियर जब आप आसपास के एनवायरनमेंट के साथ में ना सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो, इट विल बिकम वेरी
इम्पॉसिबल टू गेट इन्वॉल्व इनटू द सिचुएशन, ठीक है। फिर आता है क्लास डिफरेंसेस, ये तो आपको पता है कि इससे इनइक्वालिटी क्रिएट होती है, रिसेंटमेंट जो है या सोशल फ्रिक्शन जो है उस जैसे सिचुएशन का फेस करते हो, एम्प्लॉयमेंट इनसिक्योरिटी होती है, जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आती है, स्ट्रेस आता है क्योंकि आपके पास काम नहीं है। तो ये सारे ही रीजंस जो हैं आपके, सबसे पहले तो एक सोशल कंडीशंस के रीजन है, ध्यान रखना। कई बार ये ना पेपर वाले बहुत चालाकी करते हैं कि यहाँ पे मान लो कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई पॉइंट डाल दिया या कोई फाइनेंशियल से रिलेटेड कोई पॉइंट डाल देते हैं या कोई डेमोक्रेसी से रिलेटेड कोई पॉइंट डाल देते हैं टू गेट यू कंफ्यूज। लेकिन यहाँ पे सारे ही रीजंस जो हैं वो आपके सोशल रीजंस हैं। क्लियर। डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस डिपेंड्स अपॉन, जो आपका इमोशनल है, जो आपका एक है वो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस और रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये तो आपको मुझे लगता है क्लियर है, क्योंकि सारे ही रीजंस हैं जो आपके इमोशनली आपको इंटेलिजेंस को सपोर्ट करते हैं। जो आपको, देखिए, सेल्फ के लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये आपके इमोशंस को डेवलप करता है। सेल्फ मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है बिकॉज जो है आपके इमोशंस को रेगुलेट करता है। सोशल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है जिससे आपके इमोशंस, नीड्स और आपके जो कंसर्न है वो बना रहता है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत मैटर करता है बिकॉज हेल्दी और प्रोडक्टिव रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवेंथ क्वेश्चन में देखेंगे रिलेटेड टू दी प्री सर्विस टीचर एजुकेशन है यहाँ पे, कि प्री सर्विस आप समझते हैं सर्विस में जाने से पहले, ठीक है। बीएड के कोर्सेज होते हैं, एमएड के कोर्सेज होते हैं, दीज आर ऑल प्री सर्विस एजुकेशन है। जो रिवीजन ऑफ स्कूल एजुकेशन सिलेबस बाय द स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ओरिएंटेशन का जो प्रोग्राम होता है या कोई रिफ्रेश कोर्सेज चलाए जाते हैं। प्रॉपर स्क्रीनिंग ऑफ टीचिंग एस्पिरेंट्स थ्रू टीचिंग एप्टीट्यूड। ओके, आप एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं, है ना। आप एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं, कब देते हैं? क्रैश कोर्सेज चलाए जाते हैं फॉर टीचिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट को करने के लिए। तो इन सभी को आपको प्री सर्विस में डालना है, ठीक है जी। तो प्री सर्विस के लिए देखिए, जो रिवीजन बाय द सिलेबस होता है, देखिए जब सर्विस में आप आते हैं उस दौरान है तो ये वाला हम फॉल्स लगाएंगे। ओरिएंटेशन का जो प्रोग्राम है या कोई भी रिफ्रेशर जो कोर्सेज होते हैं वो टिपिकली आपके इन सर्विस ट्रेनिंग का पार्ट होते हैं, ठीक है जी। इन सर्विस ट्रेनिंग का पार्ट होते हैं, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। फिर आता है प्रॉपर स्क्रीनिंग जो रहती है, ठीक है, दैट इज ट्रू। आप टेस्ट देके जाते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट। फिर क्रैश कोर्सेज जो होते हैं ये भी आपका इन सर्विस का पार्ट है, ना कि प्री सर्विस का। तो आई होप ये क्लियर है आपको, ठीक है। द फंक्शन ऑफ एनसीटीई का फंक्शन आपको बताना है टू एडवाइस करना सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनिवर्सिटीज को, किसके एस्पेक्ट्स पे? टीचर एजुकेशन के एस्पेक्ट्स में। टू स्पेसिफाई द नॉर्म्स बनाना, अब ये एक कीवर्ड है कि क्या ये नॉर्म्स बनाती है। टू स्पेसिफाई द करिकुला फॉर डिफरेंट लेवल्स, क्या ये करिकुला बनाती है, ठीक है। या टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल ग्रांट्स, या ये एक फाइनेंशियल ग्रांट प्रोवाइड कराती है। अब कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं जी, ग्रांट तो यूजीसी का काम है ना। यही वो मैं अब आपको डिस्क्राइब करती हूँ कि सबसे पहले तो ये ट्रू है कि ऑल लेवल्स पे काम करती है। अगेन जो नॉर्म्स बनाती है वो भी ट्रू है, जो करिकुलर ट्रिप बनाती है वो भी ट्रू है। अब अगेन वही बात आती है कि क्या ये यहीं पे आके, इस पॉइंट पे आके बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या ये सीरियसली ग्रांट भी देगा? ये ग्रांट नहीं देता है। टिपिकली वो जो यूनिवर्सिटीज को ग्रांट देने का काम है वो यूजीसी ही करता है। तो यहाँ पर आपका जो पॉइंट आता है बी, ठीक है जी। क्या आता है यहाँ पे? बी। सारे ट्रू हैं, लास्ट वाला फॉल्स है। Deliberation model of curriculum has a 4 stages as suggested by Noy। ये हमारे नॉय हैं जिन्होंने आपको दिया है 4 stages, जैसे कि पब्लिक शेयरिंग, किस चीज के लिए? करिकुलम। डेलिबरेशन मॉडल, ये एक मॉडल है। डेलिबरेशन मॉडल है, किस चीज का मॉडल है? करिकुलम का, ठीक है। पब्लिक शेयरिंग होना चाहिए, नेगोशिएशन पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट होना चाहिए, प्रोवाइडिंग द स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग नेसेसरी फॉर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, अडॉप्टिंग अ डिसीजंस को अडॉप्ट करना। तो यहाँ देखिए सबसे पहले पब्लिक शेयरिंग इज अ ट्रू। नेगोशिएशन जो है, नेगोशिएटिंग द पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट होना चाहिए, ट्रू है। अडॉप्टिंग अ डिसीजन जो है आपको डिसीजंस को अडॉप्ट करना होना चाहिए, बट प्रोवाइडिंग द स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग नेसेसरी फॉर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, ये वाला पार्ट इसमें नहीं है, तो ये वाला हम फॉल्स करके ट्रू ट्रू, ये वाला ऑप्शन आता है ट्रू ट्रू फॉल्स, ये वाला बी ऑप्शन, ठीक है जी।
यस। सो होता क्या है डेलिब्रेशन मॉडल वो देखते हैं। जो डेलिब्रेशन मॉडल है ना करिकुलम का वो नोए ने बिल्ड्स ऑन द आइडियाज़ ऑफ जोसेफ के आइडियाज़ पे बिल्ड किया था जिसपे उन्होंने कहा कि डिसीजन बेस्ड डिसीजन मेकिंग इन करिकुलम डेवलपमेंट जिसका मतलब होता है कि करिकुलम डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जहाँ पर हम कलेक्टिव थिंकिंग करते हैं डायलॉग्स के थ्रू। डायलॉग्स किसके बीच में? टीचर्स, एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स, इन सब के बीच में एक अच्छा डायलॉग्स करके फिर हम एक अच्छे जो है प्रैक्टिकल डिसीजंस लेके कलेक्टिव डिसीजंस लेके हम लोग ये मॉडल प्रिपेयर करते हैं। इस मॉडल की 4 स्टेजेस बताई हैं जिसमें सबसे पहले पब्लिक शेयरिंग जिसमें हम आइडियाज, इश्यूज या पर्सपेक्टिव्स को ओपनली शेयर करते हैं। सेकंड पॉइंट आता है नेगोशिएटिंग यानी कि डिफरेंसेस आर डिस्कस्ड होते हैं क्योंकि क्योंकि ये मॉडल जो है काफ़ी स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड करता है मतलब स्टेक होल्डर्स, टीचर्स, एक्सपर्ट्स को इंक्लूड करता है तो जो उनके पॉइंट ऑफ व्यूज आते हैं उनको हम लोग जो है कॉमन ग्राउंड्स पे आइडेंटिफाई करते हैं। फिर क्लैरिफाई एंड इवैल्यूएटिंग द अल्टरनेटिव्स कि जो हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं, जो कि वेरियस ऑप्शंस हमारे पास मिलकर आते हैं, उनके ऊपर चर्चा की जाती है एंड देन उसके ऊपर एक फाइनल जो है वो डिसीजन या फाइनल अडॉप्ट किया जाता है। ये एक डेमोक्रेटिक मेथड होता है, डायलॉग्स के थ्रू होता है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हम लोग इसमें लेकर आते हैं। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो उनके अकॉर्डिंगली जो है करिकुलम एक सोशल मॉडल है, एक इंटरैक्टिव मॉडल रहेगा और एक डिसीजन ओरिएंटेड प्रोसेस है, ना कि कोई एक फिक्स्ड प्लान है। क्लियर जी। नेक्स्ट चलते हैं। एसएसए हैज बीन लॉन्च 2001 एंड 2 विद ऑब्जेक्टिव ऑफ कौन से ऑब्जेक्टिव्स के साथ? ऑल चिल्ड्रन कंप्लीट 5 इयर्स। क्या सारे ही बच्चे 5 साल जो है वो प्राइमरी स्कूलिंग करेंगे बाय 2007 तक में? आप ईयर्स का देख लेना। ऑल चिल्ड्रन विल कंप्लीट एलिमेंट्री एजुकेशन बाय 2010। यूनिवर्सल रिटेंशन होगा या यूनिवर्सल रिफॉर्म आएगा इन स्टेट्स। कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हम पढ़ के सब कुछ आते हैं, हमने एसएससी भी पढ़ लिया, हमने हमने आरएमएसए भी पढ़ लिया, हमने समग्र शिक्षा भी पढ़ लिया, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको हमेशा कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है जी। तो समग्र जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान है विद अ प्राइमरी गोल के साथ आया था कि हम जो एजुकेशन है बच्चों को यूनिवर्सलाइज करेंगे। ठीक है जी। क्या करेंगे? यूनिवर्सलाइज करेंगे जिसमें सभी बच्चे। ठीक है जी। तो यहाँ अगर आप देख रहे हैं, देखिए, तो यहाँ पे ऑल करेक्ट है। ठीक है, 5 साल का प्राइमरी आपको स्कूलिंग करना है, एलिमेंट्री आपका 2010 तक सारे ही बच्चों का करना है, यूनिवर्सल रिटेंशन हमें 2010 तक का करना है और आपका जो है यूनिवर्सल जो रिफॉर्म होगा इन स्टेट्स में, ठीक है ना? वो होना चाहिए, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। चलो नेक्स्ट आते हैं द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मल्टीपल चॉइस टेस्ट। जो मल्टीपल चॉइस टेस्ट होते हैं, the researcher, while doing item analysis, wants to test the hypothesis for each item response. तो वो क्या कहना चाहते हैं कि हर एक रिस्पॉन्स के लिए डूइंग आइटम एनालिसिस। ठीक है, क्या किया उन्होंने? आइटम analysis. Item analysis wants to test the hypothesis for each item response. So the most important जो statistics है वो इसमें हम लोग कौन सा यूज करेंगे? देखिए, standardization of a multiple choice test, the researcher while doing the item analysis wants to test the hypothesis for each responses मतलब हर एक responses का कि वो जो है ट्रू है या ट्रू फॉल्स नहीं है, रॉन्ग या राइट वाला हो जाएगा इसमें। तो उसकी एनालिसिस के लिए कौन सा वाला यूज होता है? तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं यस। यस। सो यहाँ पर कौन सा वाला टेस्ट हम यूज करेंगे? काई स्क्वायर। कौन सा वाला यूज होगा यहाँ पे? काई स्क्वायर। अब क्यों यूज होगा तो देख लेते हैं। काई स्क्वायर जो टेस्ट होता है वो एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है जिसके अंदर हमारे ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आती हैं। तो यहाँ पर हम टेस्ट करते हैं गुडनेस ऑफ फिट ऑफ आइटम रिस्पॉन्सेज के। सबसे मेन की पॉइंट है आपका कि हम लोग यहाँ पर आइटम रिस्पॉन्सेज चेक करते हैं एंड डिटरमाइन करते हैं इफ डिस्ट्रैक्टर्स जो इनकरेक्ट ऑप्शंस होते हैं, डिस्ट्रैक्टर्स कहा जाता है जो आपके गलत ऑप्शंस होते हैं जिन्हें हम डिस्ट्रैक्टर्स कहते हैं, आर वर्किंग इफेक्टिवली, whether they are being chosen with the equal frequencies by those who don't know the answers। तो हम लोग इसमें जो बच्चों ने गलत रिस्पॉन्सेज भी लिए हैं उसको भी चेक करते हैं एंड टेस्ट फॉर द आइटम वाइज और
यहाँ पे डिफरेंशियल जो आइटम फंक्शनिंग है वो भी डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब बाकी सारे जो ऑप्शंस है वो क्यों नहीं है, क्योंकि जो टी टेस्ट होता है वो हमारे दो ग्रुप्स के मीन्स को चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इट इज नॉट टिपिकली यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द रिस्पॉन्सेज टू अ सिंगल एमसीक्यू आइटम के लिए नहीं होता है। एफ टेस्ट जो होता है वो तीन या उससे ज्यादा ग्रुप्स के लिए किया जाता है, मतलब ये दोनों ही बस यहाँ पे शॉर्ट स्मॉल ग्रुप के लिए होता है, थोड़ा लार्ज ग्रुप के लिए होता है, बट काम एक ही करता है। साइन टेस्ट जो होता है एक सिंपल आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, दैट इज यूज्ड टू कंपेयर द कंसिस्टेंट डिफरेंसेस जो निकल के आ रही हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बेहतर जो होगा वो आपका काई स्क्वायर का रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। द फॉलोइंग आइटम जो है ट्रू फॉल्स है यहाँ पे। एंड्रोकॉजी इज अ टर्म व्हिच रेफर्स टू द आर्ट एंड साइंस ऑफ द टीचिंग एडल्ट. Andragogy literally means leading children. Andragogy means the understanding of science and practice of the adult learning. Andragogy is a method. So मैं वही बोलूंगी ट्रू और फॉल्स के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन भी। इसका नीचे ऑप्शंस भी होंगे, बट हम यहाँ पे जो है हमारा ए और सी, यानी ए और जो सी है, क्योंकि दिस इज द टर्म टू टीच द एडल्ट, है ना, एडल्ट को। और ये बेसिकली दिया किसने है, ये टर्म पॉपुलराइज किया गया था, पॉपुलराइज वर्ड यूज रखना नॉवेल्स में। ठीक है, एंथ्रोपॉलॉजी मीन्स होता है अंडरस्टैंडिंग द साइंस एंड द प्रैक्टिस ऑफ एडल्ट लर्निंग, मतलब बच्चे कैसे लर्न कर पा रहे हैं, कैसे उसकी साइंस को और उसकी प्रैक्टिस को समझना, इस द मेन कंसर्न रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फॉलोइंग आता असिस्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टिव जो टेक्नोलॉजी है इज नीडेड फॉर द चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज। जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं क्या सिर्फ उसी के लिए यूज होती है, हैविंग अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है उनके लिए, या जिनको हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है। अगेन कंफ्यूज करने के लिए आपको ये दिया गया है। तो जी हाँ, लर्निंग जिनको डिसेबिलिटीज होती है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से यहाँ पे क्या है, सीरियस होती है, इसीलिए उनको असिस्टिव नहीं बल्कि उनको एक मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, उसके बाद हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए गेस ट्रू एंड नन ऑफ द अबव इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज यहाँ पे अभी एक एक हमने किया है। ठीक है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, जैसे चूज द करेक्ट वन, जिसमें आपके 5 ईज हैं। ठीक है, अभी दिया किसने है, हु डेवलप्ड दीज, हु डेवलप्ड, सिंपल क्वेश्चन है ना, हु डेवलप्ड दीज। तो यहाँ पर हम देखेंगे दिस वाज द डेवलप्ड बाय ये रॉजर बाइनी, क्योंकि जीन पियाजे हैं, उन्होंने आपको पता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया है। ठीक है, ऑन ए कंस्ट्रक्टिव थ्योरी, एंड ही डिड डेवलप 5 ईज नहीं दिया है। फिर जो 5 ईज जो है इंस्ट्रक्शनल मॉडल वाज डेवलप बाय बायोलॉजिकल साइंस करिकुलम स्टडी टू लीड द रॉजर बाइनी, राइट। एंड जो आपके मेरी लैंड है, they are the person who developed this model, no, he hasn't, and this was recognized by, no, मतलब आपके ये दोनों तो है ही नहीं, ये आपके रॉजर बाइनी है। ठीक है, 5 इज विच ट्रू फॉल्स बताना है आपको। अगेन ये आपका बी एफ स्किनर जो है, क्या उन्हें प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, व्यागोस्की जो है नोन एज अ सोशियो कल्चरल, ब्रूनर इज नोन एज अ डिस्कवरी, एंड द पियाजे इज नोन एज अ मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग। तो ये तो फॉल्स ही है, मतलब देखते ही जो आपको पता चल जाए वो आप डायरेक्ट लगा दीजिएगा। बी एफ जो स्किनर है, यस उन्होंने इंस्ट्रक्शनल वाला दिया, ट्रू हो गया। व्यागोस्की वाला ट्रू है, ब्रूनर वाला भी ट्रू है। ठीक है जी, आप यहाँ पे बाकी डिटेलिंग मैंने सबकी दी है, हर एक क्वेश्चन की आपको डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएगी। जैसे बी एफ स्किनर जो थे, उन्होंने कंडीशनिंग, एम्फसाइजिंग द इमीडिएट फीडबैक एंड सेल्फ पेसिंग की उन्होंने बात की है। वैगोस्की ने भी सोशल इंटरेक्शन और कल्चर की बात की है। ब्रूनर जो है, ब्रूनर ने डिस्कवरी लर्निंग बोला है कि भाई बच्चा डिस्कवर करता है, बच्चा एक्सप्लोर करके चीज़ों को समझता है। ठीक है, जीन पियाजे जो है उन्होंने क्या किया था, जीन पियाजे ने पियाजे सॉरी मैं स्किनर बोला शायद, जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर काम किया था। उनकी जो थ्योरी थी उनके अंदर उन्होंने स्टेजेस दिए कि बच्चे का डेवलपमेंट जो है कॉग्निटिवली किस तरीके से होता है। जो ये मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग की बात हो रही है, ये कहीं ना कहीं हमारे डेविड ऑसबल से रिलेट करती है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखेंगे। फिर यहाँ पर भी आपको सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आपको कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग आर द ट्रू, चूज द करेक्ट। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, यहाँ पे क्वेश्चन मिसिंग है। ठीक है जी, जैसे ये एक क्वेश्चन है ना, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का मतलब क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है, चलिए
कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, ये मेरी ही मिस्टेक होगी, एग्जाम पेपर में नहीं होगा ये, मैंने जब कन्वर्ट किया है पेपर को तो हो सकता है उस दौरान कुछ मिस हो गया होगा। ठीक है, चलिए, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी मीन्स अप्रेजल कॉस्ट है, फेलियर कॉस्ट है, या प्रिवेंटेबल कॉस्ट है, या ये है। तो यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट क्या है, देखिए सब सारे ही ट्रू हैं, ये आपका नन ऑफ के अबव तो बिल्कुल ही फॉल्स है, बाकी तीन तो कॉस्ट के हैं ही हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में जब हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में हमारी 2 आती हैं, एक आती है इंटरनल फेलियर और एक आता है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, 2 कॉस्ट आती हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो अप्रेज़ल कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट आपके जो है ऑडिटिंग करने के टाइम के दौरान आती है, कोई इंस्पेक्शन आप कर रहे हैं, कोई टेस्टिंग आप कर रहे हैं। फेलियर कॉस्ट आती है जैसे कि बिफोर शिपिंग और आफ्टर शिपिंग की कोई कॉस्ट लग रही है, प्रिवेंशन कॉस्ट आती है, ठीक है? ये तीनों कॉस्ट तो है ही है। बाकी आपका ये आपका है पोस्ट कॉब मीन्स, क्या होता है पोस्ट कॉब मीन्स, ये भी सिंपल है, प्लानिंग है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग होता है, आउटसोर्सिंग आउटस्टैंडिंग नहीं होता, तो यहाँ पर आप पहले इस इन पॉइंट्स को आप काट सकते हो, ये नहीं होता है, बी ऑप्शन इज करेक्ट है। ठीक है, मतलब आपका यहाँ पे सारे फॉल्स है, फॉल ये वाला होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है जी, बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग द कोड्स। कोड्स के थ्रू आपको करना है, इंक्लूसिव एजुकेशन देयर इज नो नीड फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ मेथड्स। इंक्लूसिव में क्या होता है, हाँ, ये चाइल्ड हैज नो कॉन्टैक्ट विद नॉन डिसेबल्ड, it promotes the better and faster socialization, and inclusive education caters to the students diversities। okay, almost मुझे लगता है कि यहाँ पर आपके इंक्लूसिव में नो नीड टू मॉडिफाई द मेथड्स। यस, इंक्लूसिव एजुकेशन के देयर इज अ नीड, यस डेफिनेटली सम नीड। हमें फॉल्स स्टेटमेंट है ये वाली कि कोई हमें जरूरत नहीं होती, क्यों नहीं होती है, बिल्कुल थोड़ी सी मॉडिफिकेशन लाने की जरूरत होती है। चाइल्ड हैज नो कॉन्टैक्ट, या कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता, ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, इंक्लूसिव प्रमोट्स बेटर एंड फास्टर सोशलाइजेशन, यस, इससे एक बेहतर जो है और बेटर सोशलाइजेशन होता है। और यहाँ पे कैटर्स टू द स्टूडेंट डाइवर्सिटी, यस, ये भी आपका ट्रू है, लगा लीजिएगा। ठीक है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी पॉज चैलेंजेस, इसमें आपका लर्न एंड डिस्प्ले स्किल्स ऑफ प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड वर्बल, वर्बल याद करिएगा, लोकोमोटर जो है डिपेंड्स ऑन योर फिजिकल, so execute the distinctive activities associated with shifting of objects की जब आप वो करते हैं, तो participate in games based on the concentration, identify करना है अब आपको करेक्ट वाला। लोकोमोटर से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, यहाँ पे ये फॉल्स हो गया, वर्बल नहीं है, फॉल्स हो गया। आपका ये वाला है शिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स में आपकी हेल्प करता है, प्लस पार्टिसिपेट इन गेम्स बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, अब आपका कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट अ लोकोमोटर, concentration है ना, तो ये false हो गया। Clear? Research in which the researcher uses the qualitative paradigm for one phase। okay, एक फेज मतलब एक प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम के फर्स्ट फेज में जो है वो कौन सा यूज करता है, क्वालिटेटिव, और सेकंड फेज में वो यूज करता है क्वांटिटेटिव। तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये कौन सा मेथड हो जाता है, मिक्स्ड मेथड, कि वो दोनों ही जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पैराडिग्म को यूज कर रहा है। ठीक है, yes, so moving on to the next one. The most important factor of success for a teacher in the beginning of teaching career. Teaching का career beginning है, उस दौरान आपसे पूछा personality and ability to adjust to the classroom, positive attitude and outlook towards the life, verbal जो है fluency and organizational ability, competence and professional ethics। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपका करियर स्टार्ट होता है, एट दैट टाइम पर्सनालिटी जो है और आपकी जो एबिलिटी है टू एडजस्ट टू द क्लासरूम में, वो मैटर करती है। आपके पास एक रैपिड बिल्डिंग होना चाहिए जहाँ पर आप बच्चों को एंगेज कर पाएँ, एक अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए जहाँ पे आप इमोशंस जो हैं, दीज चेंजेस आर वाइटल, एंड जो क्लासरूम मैनेजमेंट है वो। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें होंगी। नेक्स्ट देखें, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी डील्स विद द प्रोसेस है, सोशल प्रोसेसेस है या सोशल चेंज है, सोशल बिहेवियर एंड सोशल कंट्रोल है, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, देखिए मैं थोड़ा सा 100 क्वेश्चन हैं इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी करा पा रही हूँ कि द सब्जेक्ट मैटर कैसा होता है,
आप समझ रहे हैं, जब भी हम एजुकेशन सोशियोलॉजी की बात करते हैं उस टाइम पे सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी सोशल प्रोसेसेस एंड सोशल चेंज, सोशल बिहेवियर एंड सोशल कंट्रोल, लेजिस्लेटिव नहीं होता ना, तो ये जो डायरेक्टली हिस्सा आपका कैंसिल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, व्हाट स्किल्स आर टू बी नीडेड ऑन द प्रेजेंट डे। एक टीचर को किस तरह की स्किल्स की जरूरत होती है, क्या उसे टेक्नोलॉजी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी को कैसे हम लोग यूज करना ये भी चाहिए, नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स ये भी चाहिए, कंटेंट मास्टरी, दिस इज द क्वेश्चन, क्या उसे कंटेंट मास्टरी चाहिए, नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, देखिए यहाँ पर ऑप्शंस में नहीं है बट शी मस्ट नो हाउ टू यूज, हाँ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए, बट टेक्नोलॉजी यूज मतलब कि प्रोजेक्टर के अंदर क्या क्या है ये उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम इसको स्किप कर सकते हैं, बट एक कंटेंट मास्टरी होना जरूरी है, तो ऑप्शंस में नहीं है, तो उस तरीके से हम थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। Which of the following factors have been labeled as a social competence? तो social competence को लेबल करना है influencing the learning। सोशल कॉम्पिटेंस क्या होता है, जो हमारा सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है, मोटिवेशन है, इंटेलिजेंस है, इमोशनल वेलबींग है, इनएबिलिटी टू ट्रांसलेट है थॉट्स इनटू एक्शंस, थॉट इनटू एक्शंस, ठीक है। तो यहाँ आपको देखना है, बताइए सोशल कॉम्पिटेंस पे ध्यान दीजिएगा, सोशल कॉम्पिटेंस पे ध्यान देना, तो ये सोशल स्टेटस भी आपका आता है, आपका मोटिवेशन क्योंकि आपका इंट्रिंसिक होता है तो ये भी हम लोग ले सकते हैं, इंटेलिजेंस नहीं होगा, इमोशनल क्या सोशल से रिलेट करता है, इनएबिलिटी टू ट्रांसलेट द एक्शन ये भी नहीं होगा, तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट बनेगा, बिकॉज इंटेलिजेंस जो होता है ना, वो आपका कॉग्निटिव होता है, लेकिन यू हैव टू चूज हेयर द सोशल कॉम्पिटेंस, ध्यान रखना। एनसीटीई कब आया था, 2073, ठीक है। उसके बाद कॉम्पिटेंस आपको बताना है, प्री सर्विस टीचर का जो प्रोग्राम है, हैज अ ग्रेटर स्कोप फॉर एक्सपीरियंशियल लर्निंग, प्री सर्विस टीचर का पैडागोजी कोर्सेज है, थ्रू यूज ऑफ डिस्कशंस है, फाउंडेशन कोर्सेज थ्रू क्रिटिकल एक्सपोजर, रिफ्लेक्टिव रीडिंग बेस्ड ऑन ग्रेट थिंकर्स वर्क एंड इंटर्नशिप्स, ठीक है। तो यहाँ पर प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का क्यों इतना स्कोप माना जाता है, बिकॉज एक इंटर्नशिप देता है आपको ये, ठीक है जी। डेटा स्कोप इससे इंटर्नशिप और करिकुलम प्लानिंग, बाकी देखिए स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन हमने पढ़े 20 क्वेश्चन कुछ थोड़े से कंफ्यूजिंग, थोड़े से जो है आपका प्लानिंग के पर्पस पे, ये थोड़े से ऐसे क्वेश्चन हैं जो काफी इजीली आप क्रैक कर सकते हैं, जैसे आपका सोशल करिकुलम जो प्लानिंग होता है वो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी होती है जिसके अंदर इंटरप्ले ऑफ आइडियाज, आप आइडियाज सोचते हो, प्लानिंग के दौरान क्या करते हैं, जब भी हम कोई प्लानिंग करते हैं मोस्ट ऑफ दी हमें उसमें आइडियाज चाहिए होते हैं, है ना। उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें जो है उसमें काम करती है, तो अल्टीमेट पर्पस क्या होता है, क्या कोई हमें डिस्क्राइब करनी है अपॉर्चुनिटी या ब्रिंग डिजायरेबल चेंजेस लेके आने। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि करिकुलम जो प्लानिंग हम लोग करते हैं उसका अल्टीमेट पर्पस क्या होता है, तो ब्रिंग द डिजायरेबल चेंजेस इनटू द सोसाइटी, हमें अपनी सोसाइटी में बदलाव लाने की बहुत जरूरत है, तो उसका पर्पसली हम लोग जो है करिकुलम में इन्वॉल्व करते हैं। नाउ विच मॉडल आपको बताना है मीट द कॉम्प्लेक्स नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन विद माइल्ड डिसेबिलिटीज, जिन बच्चों को माइल्ड डिसेबिलिटीज होती है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि जिनको माइल्ड डिसेबिलिटीज होती है उनकी कॉम्प्लेक्स नीड्स को हम किस तरीके से मीट करते हैं, वो है CIPP मॉडल। ये एक तरह का कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मेथड होता है। इस क्वेश्चन में ना CIP मॉडल नहीं है, कुछ क्वेश्चंस के देखिए इसका है आउटकम बेस्ड, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नीड्स हम बच्चे की जो माइल्ड डिसेबिलिटीज के बच्चे होते हैं वहां पर हम आउटकम बेस्ड जो है इंटीग्रेटिव, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो इंटीग्रेटिव मॉडल है, ठीक है। हम उसको डिजाइन करते हैं जिसमें हम लोग डिसेबल्ड जो बच्चे हैं उस पर फोकस कर सके, उनके लर्निंग नीड्स पे फोकस कर सके। जो इंटरवेंशन मॉडल भी जो है आपका एक स्पेसिफिक किसी रेमेडियल स्ट्रैटेजी के लिए यूज होता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। CIP मॉडल बेसिकली एक इवैल्यूएशन मॉडल है और एक्टिविटी जो है वो एक टीचिंग अप्रोच है कि हमें बच्चे को एक्टिविटी में लगा के रखना है, ठीक है। Which of the following statement is incorrect about micro teaching? Micro teaching एक method of teaching है, consist of core teaching skills को रखता है, yes, each skill is practiced separately, बिल्कुल true बात है। आपको इसमें से एक जो चूज करना है वो इनकरेक्ट वाला करना है, तो ये एक मेथड, ये कोई मेथड नहीं है, इट इज नॉट अ मेथड, ये आपका एक स्किल बेस्ड मतलब एक ट्रेनिंग टेक्निक है। क्या है ये एक आपकी ट्रेनिंग टेक्निक है,
ठीक है। मेटाकॉग्निशन क्या होता है? अवेयरनेस एंड मॉनिटरिंग ऑफ वंस एटीट्यूड एंड अटेंशन while learning, application of analytical tools to society at large. Umbrella term है each skill as comparing, observing and summarizing. Curricular pendulum होता है when it swings towards and back at basics पे. तो मेटाकॉग्निशन होता है think about ना, जब आप अवेयर होते हो वंस एटीट्यूड को लेकर, अटेंशन वाइल, तो बेसिकली मेटा जो होता है वो होता है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, है ना। आप जो सोच रहे हो उसके बारे में डीप थॉट करना, किसी चीज को मॉनिटर करना अच्छे से। Need of curriculum change is emphasized for need of curriculum sustainable improvement के लिए, belief system के लिए, increasing the capacity of the teachers and increasing the capacity of learners. जो हमारी need है curriculum change की, वो basically क्या करता है, sustainable improvement के लिए important होता है। ठीक है जी। किसके लिए होता है? सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट के लिए। इन विच करिकुलर मॉडल, कौन सा मॉडल है? अ स्कूल टीचर इंजॉयज मैक्सिमम ऑटोनॉमी। कौन सा मॉडल है जिसमें स्कूल टीचर्स को ज्यादा ऑटोनॉमी, मैक्सिमम ऑटोनॉमी मिलती है? दैट इज द ग्रास रूट मॉडल, दैट इज ग्रास रूट मॉडल। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करिकुलम मॉडल? इसमें से करिकुलम मॉडल कौन सा है? सीआईपीपी मॉडल इज इवैल्यूएशन मॉडल है, जिसके अंदर हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। अगर हम कोई भी करिकुलम का डिजाइन बनाते हैं उस दौरान हम लोग उसको इवैल्यूएट करते हैं कि वो डिजाइन जो है क्या वो कंटेंट पर्पसली है, या क्या वो डिजाइन जो है आपका इनपुट सही है, क्या वो डिजाइन में जो प्रोसेसेस हमने डाले हैं वो सही है। तो बेसिकली सीआईपीपी मॉडल एक इवैल्यूएशन मॉडल है। ठीक है जी। Which of the following is not the purpose of education that relates directly to the factors that facilitate or hinder the curriculum change? इसमें से कौन सा वाला ऐसा फैक्टर नहीं है जो डायरेक्टली जो है आपके करिकुलम चेंज को हिंडर करता हो? मतलब कौन सा वाला नहीं है? कल्चरल ट्रांसमिशन, जब आप कल्चर से दूसरे कल्चर में जाते हैं, या सोशल डेवलपमेंट जब होता है, या एनवायरमेंटल को अडेप्ट करते हैं, टोटल पर्सनालिटी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सोचने पे मजबूर करता है, क्योंकि ऐसे पॉइंट्स आपको चूज करने हैं जो आपके आंसर्स को बेहतर बनाए। तो दैट इज कॉल्ड टोटल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। अगर आप डीप थॉट करना चाहते हैं या ढंग से है तो देखिए, कल्चरल ट्रांसमिशन एक की फैक्टर होता है जहां पर हम करिकुलम इज ऑफन मॉडिफाइड किया जाता है ड्यू टू सम कल्चरल वैल्यूज, ड्यू टू सम कल्चरल हेरिटेज, ड्यू टू सम कल्चरल आइडेंटिटी। नेक्स्ट आता है सोशल डेवलपमेंट, जो कि एक फैक्टर है जहां पर हम करिकुलम चेंज लाते हैं सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को लेकर या सोसाइटी की इक्विटी को लेकर। एनवायरमेंटल अडेप्टेशन इज ऑल्सो वही चीज है कि जहां हम एनवायरमेंट को अडेप्ट करते हैं। तो ये तीनों चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके एनवायरमेंट के फैक्टर से है, कल्चर के फैक्टर से है। ठीक है, आपको नॉट एजुकेशन में बताना था, तो चुनिए। फिर है आउटकम बेस्ड इंटीग्रेटिव मॉडल। अब इसी अभी तक में अगर आप देखेंगे तो ये जो आउटकम बेस्ड मॉडल है, is the educational approach that does not combine the elements of। तो यहाँ आपको आउटकम बेस्ड वाला मॉडल बताना है, इसमें से कौन सा वाला कंबाइंड है? डज नॉट कंबाइन द एलिमेंट्स ऑफ। ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्या कहता है, जो आउटकम बेस्ड मॉडल है, सिमिलर देखो, इंटीग्रेशन ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज। अब ये क्या कहना चाहता है समझते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है कि अभी तक जितने भी 36 क्वेश्चन में से अगर इसकी हम लोग कंसिस्टेंसी देखें तो ये तीसरी या चौथी बार क्वेश्चन पूछा गया है। सो जो आउटकम बेस्ड मॉडल कहते हैं जिसको हम, वो एक मॉडल पैडागोजिकल अप्रोच है जो कि बेसिकली डिजाइन किया गया है एजुकेशनल के एक्सपीरियंस को, कि जो हम एजुकेशनल एक्सपीरियंस ले रहे हैं, ठीक है, जो इंटेंडेड है, मतलब जो हमने पहले सोचा हुआ है उससे कितना अचीव कर पा रहे हैं, है ना। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन होता है यहाँ पे, इट फोकसेस करता है ऑन द मास्टरी ऑफ द स्किल्स पे, कि जो भी हम लोग कर रहे हैं उसकी मास्टरी करनी है। लर्नर जो सेंटर्ड इंस्ट्रक्शंस होती हैं, प्लेसेस द स्टूडेंट्स एट अ हार्ट ऑफ द प्रोसेस। और जो इंटीग्रेशन है ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी मॉडल का, वो ये तीनों ही चीजें जो हैं वो आउटकम में इंक्लूड होती हैं, बट इंटीग्रेशन ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी जो नॉलेज है
वो क्या है, स्टडी ऑफ सेवरल सब्जेक्ट्स, मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी कि साइड टू बाय साइड जो है हम सेवरल सब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं विदाउट ब्लेंडिंग या इंटीग्रेटिंग देम। सो बिकॉज द क्वेश्चन आस्क्ड, आपसे ये पूछा जा रहा है कि द इंटीग्रेटिव मॉडल डज नॉट कंबाइन, दैट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी, बिकॉज हेयर वी कैन सी द लैक ऑफ डीप इंटीग्रेशन। मल्टी डिसिप्लिनरी में क्या, इंटरडिसिप्लिनरी क्या होता है, सब्जेक्ट्स के बीच में कितना इंटीग्रेशन है। मल्टी डिसिप्लिनरी में आता है मल्टीपल सब्जेक्ट्स आर देयर, मल्टीपल सब्जेक्ट्स आर देयर, तो यहाँ पर हम बहुत ही कम चांसेस होते हैं इंटीग्रेशन के। क्लियर है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एन आउटस्टैंडिंग मेकर इंटरेस्टेड क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। कहता है द करिकुलम मेकर इंटरेस्टेड इन डिजाइनिंग अ फंक्शनल करिकुलम। जो कंप्यूटर मेकर्स, सॉरी करिकुलम मेकर्स होते हैं वुड नीड टू अंडरस्टैंडिंग। जब भी करिकुलम मेकर्स जो हैं वो कोई करिकुलम बना रहे होते हैं तो ऑब्वियसली उनको इन सारी ही चीज़ों की, ऑल ऑफ देम आर नीडेड, उन सभी एजुकेशनल की, फिलोसफी, साइकोलॉजी, ये तो पिलर्स हैं, पेडागोजी, या ये तो पिलर्स हैं। जब भी हम पिलर्स कहते हैं ना, कि जब हमें फिलोसफी, साइकोलॉजी और हमारी पैडागॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है जब भी हम करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं। सीमेंटिंग डिफरेंशियल स्केल इस ऑसवुड का है, डेवलप बाय चार्ल्स ऑसवुड है, ठीक है जी, जिसमें उन्होंने रेटिंग स्केल डिज़ाइन किया गया है क्वांटिव मीनिंग के थ्रू। इट इज़ टिपिकली यूजेस द पेयर ऑफ पोलर, जैसे गुड, बैड, स्ट्रॉन्ग, वीक, इस तरीके से दो एडजेसेंट पोलर एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, मतलब पेयर्स ऑफ पोलर। पोलर क्या होते हैं, दो, गुड है तो बैड होगा, ठीक है, एग्री है तो डिस एग्री होगा, ये दो पोलर्स होते हैं, जैसे हमारे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होते हैं ना, ऑपोजिट टाइप्स पे, इसीलिए इसको पोलर एडजेक्टिव्स बोला गया है, पोलर एडजेक्टिव्स बोला गया है, ठीक है जी। जो हमारा लिकर्ट स्केल है उसमें भी एग्री डिस एग्री करके लिकर्ट स्केल है, गुटमैन ने गुटमैन स्केल दिया, थर्स्टन ने थर्स्टन स्केल दिया है, इक्वल अपीयरिंग इंटरवल, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कौन सा मेजर डिस्पर्जन का नहीं है, तो वो है आपका मोड। इन रिसर्च सिचुएशन नॉन पैरामीट्रिक जो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक, तो जो पैरामीट्रिक होते हैं वो रेशो और आपका लास्ट इंटरवल। जो आपका नॉन पैरामीट्रिक होता है वो आपका ऑर्डिनल एंड नॉमिनल स्केल पे काम करता है। तो जो नॉन है, ठीक है ना, किस तरह का होता है, ऑर्डिनल डेटा पे काम करता है, मोस्टली जो है वो ऑर्डिनल डेटा पे काम करता है, ठीक है। सैम्पलिंग एरर डिक्रीज क्या करता है, सैम्पलिंग एरर क्या करता है, डिक्रीज द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस, इंक्रीज इन सैंपल साइज में होता है, डिक्रीज इन सैंपल साइज मतलब अगर आपको सैम्पलिंग एरर कम करनी है, डिक्रीज होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा अपना सैंपल साइज। ये तो रिसर्च का पहला रूल है ना, ये तो रिसर्च का पहला रूल है कि अगर आप सैम्पलिंग एरर को डिक्रीज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो आपका सैंपल साइज है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ विच Which method should be used for establishing the reliability of the questionnaire? अभी अच्छा क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चनर हम जब तैयार करते हैं, ठीक है जी, उसकी रिलायबिलिटी कैसे स्टैब्लिश करते हैं, टेस्ट रीटेस्ट करके, है ना, टेस्ट रीटेस्ट, बिकॉज दिस इज द मेथड दैट शोज द कंसिस्टेंसी ऑफ द मेजर एंड इन्वॉल्व्स द एडमिनिस्ट्रिंग। इसमें क्या होता है, टेस्ट का रीटेस्ट किया जाता है कि एक बार हमने बच्चों को टेस्ट दिया, ठीक है, और टू सेपरेट ओकेजन्स में, है ना, हम लोग जो है सेम टेस्ट एडमिनिस्टर करते हैं। तो टेस्ट रीटेस्ट का मेथड क्या होता है, सेम टेस्ट डिफरेंट ओकेजन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रीअरेंज द फॉलोइंग हियरार्की ऑफ नीड्स, तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मास्लो का है, तो इसमें लगा लीजिएगा, जैसे आपका एक पिरामिड रहता है, सबसे नीचे आती है फिजियोलॉजिकल नीड सबसे पहले, ठीक है, फिर आती है सेफ्टी नीड्स है, लव बिलोंगिंग, फिर सेल्फ एस्टीम, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द इंटरेक्शनल जो आपकी एनालिसिस कैटेगरी है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड इन इनडायरेक्ट टीचर टॉक, क्या है, इनडायरेक्ट। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाता है, तो फ्रॉम माय एडवाइस इन जो पूरी टेबल है ना उसको बड़े अच्छे से आप करेंगे। जैसे जैसे सबसे पहले जो है सबसे पहले अगर मैं कहूँ, जैसे ये फियाक है, इसमें दो आते हैं,
एक आता है इनडायरेक्ट टीचर टॉक, ठीक है, और एक आता है यहाँ पे डायरेक्ट टीचर टॉक। दो आते हैं टीचर टॉक में, पीपल टॉक भी आता है, पीपल टॉक भी आता है, लेकिन टीचर टॉक में दो आते हैं। तो इनडायरेक्ट वाले में क्या रहता है, पहले हम डायरेक्ट पढ़ते हैं। डायरेक्ट में आता है आपका सबसे पहले जो आता है आपका, वो आता है लेक्चर, है ना, अपने एक्सेप्टेंस ऑफ फीलिंग, प्रेजिंग, यूजिंग एक्सेप्टेंस ऑफ आइडियाज एंड आस्क क्वेश्चंस, दीज आर इनडायरेक्ट। फिर आपका आता है, ये चार तो होते ही हैं, फिर आता है लेक्चर, गिविंग डायरेक्शंस और फिर क्रिटिसाइजिंग, ये आपका सेवेंथ में आता है। तो बस इसी टेबल के हिसाब से आप अपना आंसर यहाँ पे चूज कर सकते हैं। विच टाइप ऑफ मॉडल इज एडी, एडी क्या होता है ना, एडी मॉडल क्या है, क्या कोई टेक्नोलॉजी मेथड है, साइकोलॉजी है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, या इंस्ट्रक्शनल डिजाइन है। वी ऑल नो दिस इज द इंस्ट्रक्शनल डिजाइन है। डिजाइन मतलब कि एक डेवलपमेंट टू क्रिएट इफेक्टिव, ये क्या करता है आपका एक अच्छा जो एक लर्निंग एक्सपीरियंस बना के देता है, क्रिएट करने में हेल्प करता है इंस्ट्रक्शनल वाइज, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे फ्रॉम द लिस्ट में से अगर आप देखते हैं तो आपको मीनिंग, पर्पस एंड स्कोप देना है ईटी का। तो क्या ईटी ऑप्टिमाइज करता है लर्निंग आउटकम्स को, यस। क्या ये आपकी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन को कम करता है, आगे चलते हैं। क्या ये एक यूजर फ्रेंडली है, क्या ये एक इफेक्टिव इफनेस ऑफ लर्निंग आउटकम्स को इंश्योर करता है, यस। इट्स ट्रेमेंडियस रोल है इन सिस्टम में, यस। तो जो आपको मेजरली जो है वो सेलेक्ट करना था, ठीक है। मॉक जो है प्रोवाइड्स द इंटरैक्टिव यूजर फोरम टू सपोर्ट कम्युनिटी इंटरैक्शंस अमंग स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड, मॉक वाला जो है आपको ये याद होना चाहिए 2008 में आया था, फर्स्ट मॉसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, जिसमें जो है कनेक्टिविज्म और कनेक्टिव नॉलेज है, फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द स्टीफन डॉन्स एंड जॉर्ज सिमेंस। ये आपको याद रखना है कि किसने इंट्रोड्यूस किया था स्टीफन डॉन्स ने एंड जॉर्ज सिमेंस ने। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट बताना है कि जो ईटी है वो एक इफेक्टिव यूज ऑफ हार्डवेयर है ओनली, क्या ये वेरियस टेक्निक्स को अपने अंदर लेके रखता है, या सिर्फ सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, या एक इज द इफेक्टिव यूज ऑफ मल्टीमीडिया इन द क्लासरूम्स। डेफिनेटली वेरियस जो है हम नेटवर्क्स यूज करते हैं ताकि हम लर्निंग के आउटकम्स को मैक्सिमाइज कर सकें, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। सो वी हैव डन 50 क्वेश्चंस राइट देयर, ठीक है। 50 क्वेश्चंस और रह गए हैं, वो भी अभी कंप्लीट करते हैं। यस, सो कंटिन्यू विद द 51 क्वेश्चन नंबर 51 टेक्नो पेडागोजिक कॉम्पिटेंसी, काफी बारी क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्या होता है डायरेक्ट बता सकती हूँ, क्योंकि देखिए ये एक तरह का टेक्निक है, ये एक तरह की सेट ऑफ स्किल्स होती है जो इंटरवीविंग टेक्नोलॉजी को करती है, यानी कि आपकी टेक्नोलॉजी जो आपके टीचिंग लर्निंग में यूज हो रही है साइंटिफिकली एंड एस्थेटिकली हम लोग करते हैं इसको, ठीक है। ये इसका बेसिकली टीचर की जो एबिलिटी होती है कि टेक्नोलॉजिकल टूल्स को या पैडागोजिकल प्रैक्टिसेस को वो किस तरीके से क्लासरूम में या एजुकेशन एक्सपीरियंस लेने में हेल्पफुल होती है। सो दिस इज अ सेट ऑफ स्किल्स दैट इन्वॉल्व्स द वीविंग और कंस्ट्रक्टिंग लर्निंग एनवायरनमेंट्स by blending all the technology, by blending the content knowledge, by blending the teaching principles, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड टेक्नो पेडागोजिक, जिसका आंसर है आपका सी। नेक्स्ट देखते हैं बेसिक जो स्टेप्स है पर्ट के प्रोग्राम इवैल्यूएशन, प्रोग्राम का हम इसमें इवैल्यूएशन करते हैं पीई, एंड दिस इज आल्सो अ रिव्यू टेक्निक आल्सो, है ना। तो क्या हम इसमें ऑब्जेक्टिव डिफाइन, देखो ऑड वन निकालना है आपको, तो ऑड वन में आता है मेकिंग द फाइनेंशियल एस्टिमेशन, हम नहीं करते यहाँ पे, हम ऑब्जेक्टिव्स हैं, वर्क का ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर या टाइम का एस्टिमेशन, ये तीन चीजें हम इसमें करते हैं। ओयो स्टेट यूनिवर्सिटी जो रिसर्च है हैज गिवन 4 सिचुएशनल वेरिएबल्स उन्होंने दिए थे जो कि अफेक्ट करते हैं बिहेवियर को ऑफ अ लीडर, किसी भी लीडर के बिहेवियर को। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशनल वेरिएबल्स इज नॉट सजेस्टेड बाय ओयो स्टेट यूनिवर्सिटीज में से कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो नहीं बताए गए हैं। दैट वाज द कल्चरल एनवायरनमेंट, कि सिचुएशनल जो वेरिएबल्स होते हैं नॉट सजेस्टेड बाय द ओयो स्टेट यूनिवर्सिटी
कल्चरल एनवायरनमेंट। अब ध्यान से देखना, हमारी जो रिसर्च है, जो ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी लीडरशिप स्टडी करता है, वो 1940 में स्टार्ट हुई, ठीक है? जहाँ पर उन्होंने कुछ स्पेसिफिक मॉडल रेफरेंस दी, राइट? इसमें से 4 सिचुएशनल वेरिएबल्स थे, तो ये याद रखना कि जो ओहियो यूनिवर्सिटी ने 4 सिचुएशनल वेरिएबल्स लिए, जिसमें सबसे पहले इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, एम्प्लॉइज के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप रहता है, डिफरेंसेस ऑफ द एनवायरनमेंट एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट में, डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड नेचर। सो इन दिस पैटर्न में जो कल्चरल एनवायरनमेंट है, अब आप समझते हैं कल्चरल एनवायरनमेंट मतलब कैसे वो अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, या किस तरीके से वो अपने कल्चर को इम्पोर्टेंस देते हैं, इज नॉट साइटेड। हम उसको जो है इस 4 वेरिएबल्स में नहीं आते। तो ये 4 जो भी वेरिएबल्स हैं, आपको ये पता होने बहुत ज़रूरी है, ये 4 वेरिएबल्स। कौन-कौन से वेरिएबल्स हैं? सबसे पहला जो वेरिएबल है वो इंटरपर्सनल है। मतलब अगर कोई कंपनी में काम करता है तो हम उसे कल्चरल एनवायरनमेंट से कोई रिलेशन नहीं है। हम इंटरपर्सनल जो है एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम डिफरेंस बिटवीन एनवायरनमेंट को कर सकते हैं, हम डिफरेंस ऑर्गेनाइजेशन को कर सकते हैं, या उनके नेचर ऑफ टास्क से पता लगा सकते हैं। बट वो किस तरीके से अपने कल्चर को फॉलो करते हैं, इसका डिफरेंट है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड, ये स्कीम कब आई थी? ये स्कीम आपकी 1974 में आई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है जी। रिहैबिलिटेशन आरसीआई जो है वो इन एक्शन में कब आई थी? 1992 में आई थी, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था रेगुलेट करना। क्या था? रेगुलेट करना, मॉनिटर करना, किसको? प्रोफेशनल्स टू डिसेबल्ड स्टैंडर्डाइज सिलेबस है, या जो आपका रिहैबिलिटेशन रजिस्टर वो प्रिपेयर करते थे उसको, जिसके अंदर सारे प्रोफेशनल मतलब जो भी डिसेबल्ड है उनका एक रजिस्टर प्रिपेयर किया जाता था प्रोफेशनल्स का, ताकि अगर नीड पड़े, ज़रूरत पड़े तो हम उन्हें कॉल या उनको बुला सके। तो आरसीआई 1992, इसको ऐसे ही लर्न आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 57 आप देखते हैं, तो असर्शन कहता है सिस्टम रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ थिंग्स और अ पार्ट्स ऑफ वर्किंग टुगेदर इन अ रेगुलर relation. So CAI is the example of application of system approach. So because justify करता है कि जो displaying होता है the content of teaching in a systematic way is thorough the step by step, मतलब CAI जो है वो आपका टीचिंग लर्निंग में हेल्प करता है और लर्नर को एक्सप्लेन करता है थॉरली बाय स्टेप। तो क्या है इस स्टेटमेंट का? ऑब्वियसली दोनों बोथ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, इस क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। केवल्य ज्ञान हम बोलते हैं, जीवन मुक्ति है, निर्वाण है, आनंदा है। तो आपको बोलना पंचकोश इसमें से कौन सा है ना? बुद्धिज्म, ये है वेदांता। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं भर भर के आते हैं, मतलब फिलॉसफी में बेसिकली इसी तरह का आता है। तो केवल्य ज्ञान जो है हम लोग जैनिज्म में बोलते हैं केवल्य, क्या बोलते हैं? जिसके अंदर जो है एब्सोल्यूट आइसोलेशन होता है एंड लिबरेशन ऑफ द सोल फ्रॉम ऑल कार्मिक मैटर्स, मतलब आपकी जो सोल है वो लिबरेट हो जाती है इसमें। तो ये जैनिज्म का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। जीवन मुक्ति ये वेदांता का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, जिसमें वो स्टेट ऑफ बीइंग जब लिबरेट हो जाते हैं बट स्टिल लिविंग इन द फिजिकल बॉडी। आप फिजिकल बॉडी में तो हैं लेकिन फिर अपने आप को लिबरेट कर देते हैं। जैनिज्म में केवल्य का ज्ञान, निर्वाण, निर्वाण जो है वो आपका बुद्धिज्म से रिलेट करता है, जिसमें स्टेट ऑफ फ्रीडम, मतलब तीनों ही कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ फ्रीडम। यहाँ पर जो फ्रीडम की बात हुई है वो फ्रीडम सफरिंग से है। निर्वाण जो है फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग, दुखों से मुक्ति, साइकिल ऑफ रीबर्थ से मुक्ति, कि मनुष्य जो है यहीं मरता है फिर यहीं जन्म ले लेता है। तो इससे अगर आपको मुक्ति पानी है, निर्वाण करना होगा। जीवन मुक्ति है जिसमें आपका बॉडी तो वही है बट सोल लिबरेट हो जाती है। एंड केवल्य में जो होता है एब्सोल्यूट आइसोलेशन की जरूरत होती है, और अनंता इसी पंचकोश। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे है डिसिप्लिन, यानी कि पॉलिटिक्स है, कल्चर है, डेमोक्रेसी है, रिलीजन है। एंड यहाँ पे आपका फोकस ऑफ कंसर्न है। तो यहाँ जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो पॉलिटिक्स में हमारा सस्टेनिंग पावर, पावर पे फोकस ज्यादा रहता है। कल्चर की अगर हम बात करते हैं, कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो इम्बाइबिंग मोड्स ऑफ बिहेवियर, मतलब एक अच्छे बिहेवियर को इम्बाइब करना। डेमोक्रेसी इज ए सेंस ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस, हम लोग जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं इक्विटी और हमेशा से हमेशा जस्टिस की बात करते हैं। और ये जो रिलीजन होता है दैट प्रमोट्स द ह्यूमन वैल्यू। क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे तो टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन का क्या मतलब है? क्या वो हार्डवेयर अप्रोच है? क्या वो टेक्निक्स ऑफ टीचिंग है कि किस-किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं? या वो सॉफ्टवेयर अप्रोच है या वो एक टेक्नीक है? सिंपल क्वेश्चन है जिसमें हम हार्डवेयर अप्रोच भी हो सकता है, ये नहीं है, ये सॉफ्टवेयर अप्रोच भी हो सकता है एंड देन उसके बाद लर्निंग टेक्नीक। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 61 देख लीजिए। स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट किसने दिया? इक्विलिब्रेशन की बात किसने की? देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। एक 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 टर्म्स देखिए, जब तक आप थोड़ा-सा थॉरो स्टडी नहीं करेंगे सारी ही साइकोलॉजी की जो है थिंकिंग की, थिंकर्स की, तो तब तक आप इस क्वेश्चन का नहीं निकाल पाएँगे। अगर आप देखेंगे तो स्केड्यूल किसने दिया था? ये गिवन था, स्किनर ने दिया था। इक्विलिब्रेशन पियाजे ने दिया था, जिसके अंदर उन्होंने एसिमिलेशन है या एसोसिएशन है और इक्विलिब्रेशन, ये 3 कॉन्सेप्ट दिए थे। स्टूडेंट सेंटर इज़ गिवन बाय द कार्ल रॉजर्स, ह्यूमनिज्म की उन्होंने दिया था, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इन नन अदर देन मास्लो। ये वाला सिंपल था। कुछ तो ऐसे पूछ ले जाते हैं जो बिल्कुल ही नहीं पता, जैसे डिस्ग्राफिया है, डिस्लेक्सिया है, डिस्कैल्कुलिया है, डायस्पेसिया है। ठीक है। अब डिस्ग्राफिया क्या होता है? जो डिस्ग्राफिया होता है बेसिकली वो एक राइटिंग डिफिकल्टी आती है कि बच्चे जो होते हैं लिख नहीं पाते हैं, उनको डिस्ग्राफिया मतलब उनकी हैंडराइटिंग, स्पेलिंग या अपने शब्दों को मतलब को पेपर पे उतारना, हैंडराइटिंग है, स्पेलिंग्स है, ये सब की सब जो है डिस्ग्राफिया में आता है। डिस्लेक्सिया को हम लर्निंग डिसेबिलिटी से समझते हैं, ठीक है, जहाँ पे वर्ड का रिकॉग्निशन है या लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी है वो नहीं कर पाते हैं। डिसकैल्कुलिया इज डिफिकल्टी इन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स में आते हैं, मतलब सीरीज में लगाना या नंबर्स के साथ में करना, तो उसको डिस्कैल्कुलिया होता है। फिर है डिस्लेक्सिया यानी कि डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल्स, यानी कि वो फिजिकली कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता। मान लीजिए उसके ब्रेन ने उसको मैसेज पहुंचाया है हाथ को कि ग्लास उठाना है, बट वो ग्लास नहीं उठा पा रहा है, यानी कि फिजिकली वो कोऑर्डिनेशन नहीं है, चल नहीं पा रहा है क्योंकि उसके ब्रेन ने उसको मैसेज नहीं दिया, तो उसको डिस्लेक्सिया बोलते हैं। जब उसकी फिजिकल कंडीशन मतलब मोटर स्किल्स खराब होती हैं बच्चे की। ठीक है, आता है फ्लूइड है। अब यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ, ये फ्लूइड है, स्पीयरमैन है, रॉचर है एंड टॉरेंस है। टॉरेंस जो है वो आपका क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं, जो रॉचर है वो आपका प्रोजेक्टिव टेक्निक है, स्पीयरमैन। तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि फ्लूइड है साइको एनालिसिस से जुड़े हैं, स्पीयरमैन 2 फैक्टर जिसमें एस फैक्टर है, जी फैक्टर है। रॉचर है जिन्होंने प्रोजेक्टिव टेक्निक दिया था, इंक ब्लॉक टेस्ट है फेमस, प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी असेसमेंट है एंड टॉरेंस है। टॉरेंस ने क्रिएटिविटी दिया था। एलिस पॉल टॉरेंस इज renowned for his research on creativity and Torrance test of creative thinking, TTCT, जिसमें आता है टेस्ट और नहीं, टॉरेंस टेस्ट। टॉरेंस टेस्ट है किस चीज का? ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। क्या है? क्रिएटिव थिंकिंग। टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, ये टेस्ट का नाम है। नाउ टू ऑफ द है यहाँ पे assertion दिया हुआ है कि थर्स्ट मोटिव अराइज होती है फ्रॉम द नीड फॉर क्वेंचिंग थर्स्ट, मतलब अगर आपको भूख प्यास लगी है, सॉरी, अगर आपको प्यास लगी है तो एंड हंगर मोटिव इज फाउंड टू बी स्ट्रॉन्गर देन द थर्स्ट मोटिव। अब ये बताइए कि भूख ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है पानी से, तो ये assertion जो है ये फिर ठीक बोल रहा है, लेकिन रीजन ही रॉन्ग बोल रहा है, रीजन गलत दे रहा है ना, ये रीजन का क्वेश्चन है, रीजन गलत दिया हुआ है। assertion कहता है इन ऑर्डर टू बी एबल टू प्रेजेंट द लर्निंग मटेरियल्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर एंड टू प्रमोट द ग्रुप लर्निंग, अ टीचर का जो IQ है एंड EQ मस्ट बी हाई, क्योंकि जो IQ है वो कंट्रीब्यूट टू द बीइंग सिस्टमैटिक, व्हाइल EQ जो है वो अंडरस्टैंडिंग द ग्रुप नीड्स। आईक्यू जो है किसी भी इंडिविजुअल का वो एक सिस्टमैटिक है, ठीक है, सिस्टमैटिक है। ईक्यू एक ग्रुप नीड है, तो यहाँ देखते हैं बी तो ठीक है, रीजन भी ठीक है, कि एजर्शन आप देख सकते हैं, ठीक है, और रीजन भी आप देख सकते हैं। ईक्यू इज एसोसिएटेड विद द अंडरस्टैंडिंग इमोशंस एंड डायनामिक्स व्हिच इज क्रूशियल, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, assertion कहता है स्टेक्स का जो कॉन्सिक्वेंस कॉन्टिजेंसी इवैल्यूएशन मॉडल है लिंक्स द प्रीरिक्विसाइट्स करिकुलम एंड रिजल्ट्स इन बोथ द प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन स्टेज, यानी कि हम प्लानिंग स्टेज पे भी और इवैल्यूएशन स्टेज दोनों पे ही हम लोग स्टेक्स का कॉन्सिक्वेंस कॉन्टिजेंसी इवैल्यूएशन, क्योंकि ये मॉडल डिपिक्ट करता है रिलेशनशिप को बिटवीन व्हाट इज प्लान जो ऑलरेडी प्लान है, व्हाट इज इनएक्टेड जो इनएक्ट करना है एंड देन इवैल्यूएशन, ठीक है जी। तो इसमें आता है आपका कि जो आपका एजर्शन है वो गलत है, जबकि ट्रू आपको ये दे रखा है, क्योंकि एजर्शन में ये कहता है ये मॉडल जो है ना
ये आपका एक रिस्पॉन्सिव इवैल्यूएशन मॉडल है। रिस्पॉन्सिव इवैल्यूएशन या कॉन्टिनेंस मॉडल है जो कि आपका इश्यूज ऑफ स्टेक होल्डर्स या डिस्क्राइब करता है पूरे प्रोग्राम्स को रादर देन स्ट्रिक्टली लिंकिंग टू द करिकुलम और एड। ठीक है, सो देयरफॉर जो एजर्शन है वो गलत है, जबकि रीजन वो सही बोल रहे हैं कि जो जनरल करिकुलम होता है, जो हम पूरा एक जनरल मॉडल बनाते हैं, वो इंटेंडेड और टेलिंग व्हाट इज प्लान और इम्प्लीमेंटेड और असेस, मतलब तीनों चीजों पे काम करता है कि जो इंटेंट किया गया है, जो इम्प्लीमेंट हुआ है करिकुलम और जो असेस किया जा रहा है उस पर निर्भर करता है। Now, the 68 question है कि curriculum is generally understood as the courses offered by the educational institution। तो जो हमारा curriculum है वो generally किस तरह से understood किया जाता है, रीजन क्या दे रहा है, रीजन क्या दे रहा है कि जो है स्किल्स एंड द कॉन्सेप्ट taught and evaluated to enhance the students achievement। तो अब ध्यान से पढ़ना, assertion और reason को दोनों ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जो इसका डी ऑप्शन है यानी कि assertion तो गलत है। अब assertion गलत क्यों है, क्योंकि जो करिकुलम होता है इज मच ब्रॉडर, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है वो, जिसमें गोल्स, कंटेंट, मेथड, असेसमेंट, ये सारी चीजें आती हैं। और जो रीजन आपको दे रहा है वो तो ट्रू है ही, बिकॉज इसके अंदर स्किल्स और कॉन्सेप्ट्स दोनों ही जो है होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में देखेंगे तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम दैट डिस्पर्स करता है लर्नर्स आर एक्सपेक्टेड टू डू रादर देन मेनली फोकसिंग ऑन व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू नो। ठीक है, कॉम्पिटेंसी में आता है लर्नर आर एक्सपेक्टेड टू डू। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि आपको एजर्शन है, फिर रीजनिंग में देता है कि लर्नर सेंटर्ड एंड अडेप्टेड टू चेंजिंग द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। तो ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि इसमें जो एजर्शन है वो गलत है, ऑब्वियसली गलत है, क्योंकि एजर्शन इनकरेक्टली बोला गया है, इनकरेक्टली बताया गया है कि करिकुलम जो होता है लर्नर्स आर एक्सपेक्टेड टू डू रादर फोकसिंग ऑन व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू नो। ठीक है, मतलब एजर्शन आपका गलत है और जो रीजन वो दे रहा है वो सही है कि करिकुलम जो है वो एक लर्नर सेंटर्ड होता है और बच्चे की नीड्स को अडॉप्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, द वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट कंसर्न व्हाट द टेस्ट मेजर्स एंड हाउ वेल इट डज सो, क्योंकि इट रिफ्लेक्ट्स द डिग्री टू विच इवैल्यूएशन डिवाइसेस जो भी हम यूज करते हैं वो इनफॉलिबिलिटी है इन मेजरिंग व्हाट इट इंटेंडेड टू मेजर। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन करते हैं। देखो ये तो है ट्रू, टेस्ट जिस चीज के लिए मेजर किया जा रहा है उसको वैलिडिटी बोलते हैं। साथ में रीजन भी सही बोल रहा है कि जो डिग्री होती है, जिस डिग्री के साथ हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं, दैट मस्ट बी क्या होनी चाहिए, इनफॉलिबल। क्लियर, बाकी और डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को और डिटेल में पढ़ सकते हो। बाकी आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। यस, सो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ जैसे ये है। एक से सावित्री है ना, बुक अरविंदो ने लिखी थी, गीता रहस्य, ब्रह्म सूत्र, प्रैक्टिकल वेदांता दिया था। सिंपल सॉरी। सो एम के गांधी जो है आपके माय एक्सपेरिमेंट हो गए। टैगोर जी ने जो बुक दी थी वो थी यूनिवर्सल मैन। एक सेकेंड है, अरविंदो जी ने दी सावित्री और विवेकानंद जी ने कल वेदांता। ठीक है जी, तो इसका जो कोड है आपका, जो आंसर है वो है ए। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि यूजिंग ईमेल, ब्लॉग्स एंड विकीज जो है कम्युनिकेशन फॉर इंटरनेशनल पार्टनरशिप जो है वैल्यूएबल लैंग्वेज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज एंड इंटरकल्चरल इनसाइट्स विद नेटिव स्पीकर्स ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है जी, क्या रीजन है कि इंटरकल्चरल जो है इंसाइट होता है विद नेटिव स्पीकर्स ऑफ लैंग्वेजेस। तो रीजन क्या है कि स्टूडेंट्स कैन स्ट्रेंथन देयर लैंग्वेज स्किल्स को स्ट्रेंथन करते हैं बाय हेयरिंग द लैंग्वेज रेड टू देम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर देखेंगे तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो ट्रू आती हैं अपने अपने, लेकिन रीजन करेक्ट नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट द टेक्नोलॉजीज। अगर आप डिटेल में करोगे तो यहाँ देखो स्टूडेंट्स जो है वैल्यूएबल लैंग्वेज अपॉर्चुनिटी या इंटरकल्चरल जो इंसाइट होता है वो ट्रू है, रीजन भी अपने आप में। लेकिन जब हम दोनों स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो वो एक सही एग्जाम्पल या सही रीजन आउट नहीं कर रहा है। ठीक है, 73 देखते हैं।
SWOT analysis जो है is an analytical tool है that is often used in strategic planning and strategic management of the organization, ठीक है, including the education so that it can achieve its goal. तो SWOT analysis में जो है आपका strategic planning के लिए यूज होता है और मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, क्योंकि SWOT एनालिसिस जो है एजुकेशन मैनेजमेंट का स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स पे काम करता है, जो कि इंटरनल फैक्टर्स हैं। ये रीजन में दिया जा रहा है। तो क्या ये रीजन सही है? तो अगर हम देखें असर्शन बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आर है वो गलत बता रहा है। क्यों गलत बता रहा है? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ के साथ में वीकनेसेस और अपॉर्चुनिटीज के साथ में थ्रेट्स, ये सारे इंटरनल नहीं है, ठीक है, ये सारे इंटरनल नहीं है। जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो इंटरनल फैक्टर्स हैं, जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हैं दे आर एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो ये फॉल्स हो जाता है, गलत हो जाता है, और जो आपका एजर्शन है वो करेक्ट है, ठीक है जी। चलो 74 पे कॉस्ट बेनिफिट, यानी कि हम इसको बोलते हैं CBA, और कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस बताने की जरूरत मुझे लगता नहीं कि होगी। CBA जो होता है वो प्रॉफिट के अंतर्गत आपका आता है कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, और ये आपका लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मतलब लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस दिखाता है। तो अब आपको जैसे इवेलुएट्स दी प्रोग्राम को अगेंस्ट स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स, जो ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव करना चाहते थे उसके अगेंस्ट। इवेलुएट द प्रोग्राम इन मॉनेटरी टर्म्स, तो ऑब्वियसली CBA ही होगा, ठीक है। जैसे कि आपका मॉनेटरी टर्म्स में अब जो इफेक्टिव एनालिसिस है दैट अगेंस्ट आपके एजुकेशनल प्रोग्राम्स, तो ये फर्स्ट वाला जो है वो आपका CE है, जो इफेक्टिव एनालिसिस का है। फिर आता है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी होता है वो मेथड जहां पर हम कंपनीज को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कि वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, एज वेल एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स पे दैट फेल टू मीट द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। फिर आता है फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें अंदर हम इम्पैक्ट को देखते हैं कि मतलब ये वाला इम्पैक्ट द बिजनेस का इम्पैक्ट इन डिफरेंट वेज, वहाँ इंपॉर्टेंट इन मेकिंग द बिजनेस प्रॉफिटेबल, ताकि हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल बन सके, तो हम उसकी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी निकालने की कोशिश करते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 75 में क्वालिटी ऑफ रिसर्च इज जज्ड बाय। अब जब हम एक रिसर्च करते हैं तो उसकी क्वालिटी को कैसे जज करते हैं? रेलिवेंस ऑफ रिसर्च की कितनी वो रेलिवेंस है, मेथडोलॉजी फॉलोड इन कंडक्टिंग द रिसर्च, डेप्थ ऑफ द रिसर्च, डेप्थ क्या है, एक्सपीरियंसेस ऑफ द रिसर्चर, कि रिसर्चर का एक्सपीरियंस कितना है, द क्वालिटी ऑफ रिसर्च। तो यहाँ देखेंगे इसका आंसर जो आता है मेथडोलॉजी, ठीक है। अब क्वालिटी कैसे देखेंगे कि हम रेलिवेंस, तो देखो व्हाई अदर्स आर नॉट, क्योंकि रेलिवेंस कितनी है रिसर्च की, वो क्वालिटी, हमें क्वालिटी देखनी है, ठीक है। अब क्वालिटी इज प्राइमरली जज्ड बाय द मेथडोलॉजी, कि हाउ वी साइंटिफिकली जो है हम स्टडी को डिजाइन कर रहे हैं या उसको कंडक्ट कर पा रहे हैं। जो गुड मेथडोलॉजी होती है वो वैलिड और रिलायबल रिजल्ट्स इंश्योर करती है, प्रॉपर डेटा का कलेक्शन लेके आती है, एंड ऑब्जेक्टिविटी और एक्यूरेसी देती है, ठीक है जी। Now, question number 76 देखेंगे तो a variety of techniques and strategies are used in inclusive education में use करते हैं क्योंकि it helps in learning outcomes। तो क्या reason सही दे रहा है ये? तो yes, बिल्कुल दोनों बिल्कुल सही भी है, और क्या कर रहे हैं, वैरायटी ऑफ टेक्निक्स भी दे रहे हैं, ठीक है जी। 2 ऑप्शंस हैं। बुद्धा लेफ्ट होम आफ्टर हिज मैरिज बिकॉज ही विश्ड टू बी फ्री ऑल वर्ल्डली टाइज एंड बिकम एन एस्थेटिक। ये रीजन पता है आपको? तो रीजन दोनों ट्रू हैं, क्योंकि बुद्ध भगवान ने अपना घर छोड़ा था क्योंकि ही वांटेड टू फ्री, बिकॉज बोथ द स्टेटमेंट करेक्ट, क्योंकि एक लॉजिकली एक दूसरे को डिफाइन करते हैं। ही लेफ्ट होम रेनंसिएशन एंड स्पिरिचुअल क्वेस्ट। द रीजन ऑल्सो लॉजिकली एक्सप्लेन करता है कि क्योंकि इसमें उन्होंने घर मोस्टली छोड़ा था रेनंसिएशन और स्पिरिचुअल के लिए, ठीक है। लिटरेसी इज नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन, नॉट इवन द बिगनिंग, क्योंकि इट इज ओनली वन ऑफ द मीन्स जहां पर हम दोनों को एजुकेट समझते हैं, बिकॉज लिटरेसी इज नॉट इटसेल्फ नो एजुकेशन। आप समझ रहे हैं, ये पॉइंट बहुत ही ट्रू जो है एक विश्वास क्या कहूंगी मैं, एक ट्रू बात कहता है कि हम पढ़े लिखे को एडुकेट बोल देते हैं कि भैया ये पर्सन तो एजुकेटेड है, चाहे उसको मॉरल वैल्यूज का कुछ ना आता हो। तो लिटरेसी इज नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन, नॉट इवन द बिगनिंग, इट्स ट्रू, बिकॉज इट्स एजुकेशन इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जहां पर हम स्किल्स, थिंकिंग, पर्सनालिटी, नॉट जस्ट रीडिंग राइटिंग, बिकॉज लिटरेसी को समझिए, लिटरेसी इज जस्ट द रीडिंग, जो बच्चा रीड कर पा रहा है और जो लिख पा रहा है वो लिटरेट है। तो क्या वो एजुकेटेड है?
नहीं, यही कॉन्सेप्ट वो समझाना चाह रहा है। ठीक है, तो बोथ द कॉन्सेप्ट्स आर ट्रूली डिफाइंड है, ट्रूली सही है। 79 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। नई तालीम इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बेसिक एंड बेसिक वाज डेवलप्ड बाय गांधी जी। सो ये भी बिल्कुल दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल ठीक है। और डिटेल करना चाहते हो तो एजर्शन में जो नई तालीम आपको बोला गया है, न्यू एजुकेशन जिसको बोला जाता है, वो गांधी जी ने दिया था। बुनियादी शिक्षा का कॉन्सेप्ट जो है वो वर्धा कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो कि 1937 में हुई थी, उस दौरान दिया गया था। और रीजन क्या था? बेसिक एजुकेशन जो है वाज डेवलप्ड बाय गांधी जी, एंड दिस इज वेरी ट्रू बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड जो है वो बेसिक एजुकेशन, क्राफ्ट एजुकेशन 1937 में गांधी जी ने ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे तो एजुकेशन एक की है जो अनलॉक करता है डोर ऑफ मॉडर्नाइजेशन। जो मॉडर्नाइजेशन का डोर है उसको अनलॉक करता है, एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट्स करता है इंटरेक्शंस को अमंग पीपल। ठीक है जी, अमंग पीपल, वेरी गुड। डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट्स करता है। ठीक है जी, सो यहाँ पे assertion बट रीजन इज false है। एजुकेशन इज द की दैट अनलॉक्स द डोर टू मॉडर्नाइजेशन, बिकॉज एजुकेशन प्रमोट करता है साइंटिफिक थिंकिंग, इनोवेशन एंड आपके ऑल एसेंशियल मॉडर्नाइजेशन को। तो assertion इज ट्रू, बट द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इंटरेक्शन अमंग पीपल इज। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। मोटिवेशन इज अ नेसेसरी फैक्टर इन लर्निंग बट इन इटसेल्फ इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर लर्निंग टू अकर। इसमें भी आप एक लॉ, मतलब इसमें भी अगर आप देखेंगे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि मोटिवेशन एक फैक्टर है लर्निंग का, कि जब तक आप मोटिवेटेड नहीं है लर्निंग नहीं कर पाएंगे, बट अपने आप में इज नॉट सफिशिएंट फॉर लर्निंग टू कर, मतलब मोटिवेशन होना ही लर्निंग नहीं है। It's just a factor, just only a one factor, because performance on the task depends करता है आपकी अंदर की मोटिवेशन पे। completely true है। और इसका जो आपको रीजन दिया है दैट इज completely ट्रू है, क्योंकि मोटिवेशन जो है, ठीक है, is also require some cognitive abilities also. There must be some proper material also, there must be some understanding also, not just the desire। सिर्फ एक पढ़ने की इच्छा से लर्निंग नहीं है, मोटिवेशन इज जस्ट वन फैक्टर है। ठीक है जी, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल कंप्लीटली ट्रू है। नाउ एप्टीट्यूड रेफर्स टू द इंडिविजुअल अंडरलाइन द पोटेंशियल। कि एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है वो एक इंडिविजुअल की स्किल्स का पोटेंशियल बताता है, क्योंकि ये आपको प्रिडिक्ट करता है व्हाट इंडिविजुअल विल बी एबल टू डू इफ प्रॉपर एनवायरमेंट एंड ट्रेनिंग गिव्स टू देम। अब यहाँ पर उन्होंने, देखो यहाँ तक तो बिल्कुल चलो ठीक चल रहा था, इफ प्रॉपर एनवायरमेंट एंड ट्रेनिंग दिया जाए, ये कहाँ से उठ के आया? लेकिन फिर भी हम कहेंगे ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बिकॉज एप्टीट्यूड टेस्ट ये प्रिडिक्ट करता है कि इंडिविजुअल क्या करेगा, उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी या उसको मिली है तो वो क्या करेगा। इवैल्यूएशन बिल्कुल ट्रू है। साइकोलॉजी का अगर आप टेस्ट देते हैं तो वो आपकी एबिलिटी एंड कैपेसिटी को शो करता है। ठीक है, और साथ ही साथ में अगर हम कहते हैं ये स्टेटमेंट भी, सेकंड वाला जो रीजन स्टेटमेंट है, बिकॉज जो प्राइमरी पर्पस है ना वो आपके पोटेंशियल को मेजर करना है, और क्या करना है, फॉरकास्ट करना है। पोटेंशियल तो है ही है कि आप कितना सॉल्व कर पाएंगे, कितना, साथ ही साथ में फॉरकास्ट करता है। क्या फॉरकास्ट करता है? आपकी फ्यूचर की परफॉर्मेंस को इन एक स्पेसिफिक एरिया में, चाहे वो म्यूजिक है, एकेडमिक्स है, कुछ भी है। ठीक है, 83 पे आते हैं। एजर्शन कहता है एवरी पर्सनालिटी इज अ प्रोडक्ट है किस चीज का? एनवायरमेंट का, नॉट हेरिडिटी। तो यहीं पे गलत हो जाता है। चाइल्ड इज नॉट born with the personality but develops one as a result of continuous interaction। समझ रहे हैं? तो चाइल्ड के बारे में देखो, आर तो बिल्कुल सही दे रहा है, लेकिन पर्सनालिटी के बारे में वो रॉन्ग है, मतलब ये तो रॉन्ग है, ये ट्रू है। ठीक है, रीजन सही दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 84, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस इज नॉट इक्वल अमंग ऑल ह्यूमन बींग्स। देखिए, आप में, मुझ में और बच्चों में, सब में कोई इक्वल नहीं है, बिकॉज इट्स अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज गवर्न्ड बाय द डेफिनेट प्रिंसिपल व्हिच स्टेट्स द मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर एट एवरेज एंड फ्यू आर ब्राइट एंड फ्यू आर वेरी डल। तो ये रीजन आप ध्यान से पढ़ना, क्या आपको ये रीजन सही लगता है? तो ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, जैसे R is the proper explanation of assertion।
ठीक है जी, सही दे रहा है। 85 में इंटेलिजेंस इज अ सिंगल एंटिटी है, ये एक स्टेटमेंट है कि एक इंटेलिजेंस एक सिंगल एंटिटी है क्योंकि वेरियस जो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस होते हैं वो एग्जिस्ट तो करते हैं, इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखिए, एक सिंगल एंटिटी नहीं है, ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है। लेकिन अगर हम वेरियस टाइप की जो इंटेलिजेंस की बात करते हैं, होती है, जैसे भी हमने पढ़ा था गार्डनर का, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, लॉजिकल है, स्पेशियल इंटेलिजेंस है, और वो इंडिपेंडेंटली और वो आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी रहती है, इंडिपेंडेंटली काम भी करती हैं। Question number 86. Teacher education consists of teaching skills, pedagogical theory and professional skills. Because जो teacher education है is about how a student teacher performs as a learner. Clear? अंडरस्टूड है कि भाई ये तो आपका ट्रू हो गया assertion, और ये आपका हाउ स्टूडेंट टीचर परफॉर्म्स, तो ये आपका रीजन जो है वो कहीं ना कहीं फॉल्स में आता है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, assertion कहता है इंटरवेंशन मॉडल जो है करिकुलम का, इंटरवेंशन मॉडल एक अप्रोच है, डिजाइन किया गया है स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग विद स्पेसिफिक एकेडमिक बिहेवियरल चैलेंजेस। तो ये वाला स्टेटमेंट आपको बताना है। देखो, ये तो ट्रू है क्योंकि हम जब इंटरवेंशन मॉडल पढ़ते हैं, किसी मान लीजिए आपको जो है लर्निंग में प्रॉब्लम है, मान लीजिए अगर आपको जो है विजन का प्रॉब्लम है, तो किसी स्पेसिफिक एकेडमिक बिहेवियर का चैलेंज, मतलब आप राइट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हम एक इंटरवेंशन मॉडल करते हैं। रीडिंग में अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए, बिकॉज दिस मॉडल डज नॉट इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग द इंडिविजुअल नीड्स, ये वाला फॉल्स है। क्योंकि अगर आप इंटरवेंशन के बारे में जानते हैं तो ये वो तरह का मॉडल है जिसमें सबसे पहले तुम आइडेंटिफाई करते हैं किस लेवल का बच्चे को डिसेबिलिटी है, उस लेवल पे उसके बच्चे को कितनी नीड्स की जरूरत है, कितने लेवल तक माइल्ड उसको डिसेबिलिटी है या बहुत ज़्यादा है, उसी के हिसाब से जो है हम लोग उसको टारगेटेड इंटरवेंशन में रखते हैं। तो ये नॉट लग के ये गलत हो जाता है, ठीक है? लेकिन हम यहाँ पे मकसद बिल्कुल यही है कि हम सबसे पहले एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन प्रोवाइडिंग द टारगेटेड इंटरवेंशन टू एड्रेस दोज नीड्स, और फिर उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है? नाउ मूविंग ऑन टू द 88, कहता है अ फील्ड स्टडी इज कंडक्टेड इन अ रियल लाइफ सेलिंग, सेटिंग होता है, सेटिंग, रियल लाइफ सेटिंग, एंड इट इफेक्टिवली यूजेस द साइंटिफिक मेथड। एजर्शन कहता है कि फील्ड स्टडी तो करेक्ट है लेकिन एक्सप्लेनेशन गलत है, ये एक्सप्लेनेशन जो है वो फॉल्स है। इफेक्टिवली यूजेस द साइंटिफिक मेथड नहीं। क्वेश्चन नंबर 89 है एक्शन रिसर्च हैज प्लेस्ड इट्स एम्फेसिस ऑन द प्रॉब्लम हियर एंड नाउ, जो भी प्रॉब्लम है उसको वहीं सॉल्व करो, ये तो बिल्कुल ट्रू पॉइंट है। इट फोकस ऑन इमीडिएट एप्लीकेशन नॉट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी, थ्योरी के अब ये देखो यहाँ एक उन्होंने जो है ट्विस्ट लेके आए हैं कि भाई इमीडिएट एप्लीकेशन, यहाँ तक तो ट्रू है। अब बच्चा सोचेगा कि नॉट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी नॉर अपॉन द जनरल एप्लीकेशन, मतलब क्या यहाँ पर थ्योरी बिल्ड नहीं होता है, तो ये सच बात है, ये एक इमीडिएट एप्लीकेशन है, मतलब कोई बनी हुई थ्योरी है उसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, हमारा यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी का पर्पस नहीं होता है। ये देखा आपने, यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। सिंपल पता है, एक्शन रिसर्च सबको पता है, वी ऑल नो अबाउट द एक्शन रिसर्च, बट यहाँ पर एक अलग सा एक पॉइंट डाल के ना इन्होंने क्या कर दिया, कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है क्वेश्चन को एक और अलग से लेवल पे ले गए हैं, ठीक है जी? चले नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा, द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग टेक्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड शेप एट प्री ऑपरेशन स्टेज, ठीक है जी? प्री ऑपरेशन स्टेज, सो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की यहाँ बात हो रही है कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड शेप लेता है क्योंकि बच्चे का जो थॉट प्रोसेस होता है एट वेरी अर्ली स्टेज पे डिस्प्लेज अ हाई डिग्री ऑफ इगोसेंट्रिज्म। क्वेश्चन इज मार्वलस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इनेबिलिटी टू कंसीडर द अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है जी? अब इसका जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से आप समझ गए होंगे, कहीं ना कहीं पियाजे की थ्योरी को ही बताता है, तो ये वाला जो है आपका फॉल्स है, रॉन्ग में आता है, लेकिन रीजन ट्रू दे रहा है।
क्यों? क्योंकि इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट होता है वो जो है आपका 2 से 7 साल की उम्र में जो वो बोल रहा है ना? प्री ऑपरेशनल स्टेज जो वो बोल रहा है, थिंकिंग जो होती है वो इंट्यूटिव होती है, नॉट सोफिस्टिकेटेड। क्या होती है? इंट्यूशन पर बेस्ड होती है। मोर सोफिस्टिकेटेड वाली जो होती है या लॉजिकल जो एब्स्ट्रैक्ट होती है वो उससे लेटर ऑन स्टेज में, जो कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल डेवलपमेंट है, उसमें होती है। क्लियर? और रीजन क्या देता है कि एक चाइल्ड बच्चा जो होता है उसका जो थॉट प्रोसेस होता है वो हाई डिग्री का जो ईगो सेंट्रिज्म पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो होता है, तो ट्रू है ये वाला पॉइंट। ठीक है, कंफ्यूजन के लिए बहुत सारे पॉइंट्स डाले जाते हैं। एजर्शन पे है जेड टेस्ट इज अ टाइप ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग टेस्ट है, जो कि जेड टेस्ट इज यूज्ड व्हेन द डेटा इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड। जेड टेस्ट जो होता है इसमें आपका जो एजर्शन है, देखिए दोनों ही ट्रू है लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं है, तो इस हिसाब से आपका बी वाला आता है। ठीक है, अगर आप क्लियरली करना चाहते हैं तो देखो जेड टेस्ट एक फंडामेंटल टेस्ट होता है, स्टैटिस्टिकल होता है, जहां पर आप सैंपल और उसकी पॉपुलेशन मीन के बीच में या टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स के बीच में नापते हो जेड टेस्ट। ठीक है, इज यूज्ड व्हेन डेटा इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये स्टेटमेंट भी। लेकिन रिलेशन वाइज अगर आप देखो तो टू डिटरमाइन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि डज द फैक्ट दैट डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सप्लेन व्हाई दिस इज हाइपोथेसिस, तो ये आंसर आपका नो आता है, क्योंकि हाइपोथेसिस जब हम टेस्ट करते हैं उस दौरान जो रिक्वायरमेंट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वो कंडीशन में नहीं है, नॉट द रीजन। रीजन नहीं है बिकॉज ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जो कैटेगरी है वो बिल्कुल डिफर हो जाती है, तो इंडिविजुअल दे आर करेक्ट, बट अगर आप रीजन के तौर पे देखेंगे तो वो गलत है। ठीक है, फिर आता है 92 में, एजर्शन कहता है असेसिंग द लर्नर कैन बी अ मीनिंगफुल एक्टिविटी। ठीक है, हम जब एक लर्नर को असेस करते हैं क्योंकि पैडागोजी डज नॉट प्ले, ये वाला रीजन बिल्कुल फॉल्स है। रीजन बिल्कुल फॉल्स है, एजर्शन ट्रू है, देख के ही पता चलता है, पढ़ के ही पता चल जाता है। विच इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ CIP। ओके, ये भी बहुत सिंपल है, सी मतलब, आई मतलब, पी मतलब और पी एक्रोनिम, तो इसमें से जो नहीं आता है वो कौन सा है? इंस्ट्रक्शन। 94 देखेंगे, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक स्टैंडर्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिस होती है वेयर इन ईच एम्प्लॉय विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टिन्यूली एनालिसिस करते रहते हैं प्रोडक्शन प्रोसेसेस को, जिससे मैन्युफैक्चरिंग जो है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की, वो इंप्रूव हो सके, कस्टमर को सेटिस्फाई किया जा सके। जस्टिफिकेशन ये दिया जाता है, नॉट ओनली डज TQM हेल्प, either they multiply, matlab they meet the expectations also, but it also helps them to minimize the cost by reducing the waste due to insignificant। एक वर्ड है यहाँ पे जिसने पूरा जस्टिफिकेशन जो है वो कर दिया, जैसे कि यहाँ पे क्या बोला गया है, TQM क्या है? बी इसमें ऑप्शन आपको दे रहा है कि यस, कुछ ऐसी जो प्रैक्टिसेस है, इनसिग्निफिकेंट प्रैक्टिसेस के कारण उनको क्या करना है, हमें रिड्यूस करना है जिससे वेस्टेज हमारी कम हो, तो ये क्या होगा? बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, लीडरशिप इज द आर्ट ऑफ मोटिवेटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल टू एक्ट टुवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन goal because the power orientation refers to the degree of authority that a leader adopts to influence the behavior of his subordinates। ठीक है जी, लीडरशिप हो गया इज द आर्ट ऑफ मोटिवेटिंग, एंड देन जस्टिफिकेशन इज द पावर, ओरिएंटेशन है रेफर्स टू द डिग्री ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे तो डी आता है, यानी कि स्टेटमेंट्स जो है वो इंडिविजुअली तो ठीक है लेकिन नॉट अ प्रॉपर जस्टिफिकेशन, वो प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा है कि द पावर ओरिएंटेशन रेफर्स टू द डिग्री ऑफ अथॉरिटी that that group adopts to influence the behavior of his subordinates। now descriptive research क्या है? क्वेश्चन पढ़ना, descriptive research क्या है? descriptive में all of these आता है, सर्वे भी है, experimental and case study। experimental, क्वेश्चन नंबर 97, the regular and the special teachers are required होती हैं to work in collaboration with each other for realizing the dream of inclusion and the real responsibility of
टीचिंग लर्निंग इनसाइड द क्लासरूम लाइज विद द रेगुलर टीचर, जबकि जो स्पेशल होती हैं आर ट्रेन्ड होती हैं। यस, है ना? तो यहाँ पे दोनों ही चीजें आपकी ट्रू है और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल ट्रू दे रहा है। ध्यान से देखना, रेगुलर और स्पेशल टीचर्स आर रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, जब हम इंक्लूजन करते हैं, क्योंकि जो रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचिंग लर्निंग की तो ठीक है, लेकिन जो रेगुलर टीचर्स तो करती है क्लासरूम्स में, बट वी नीड सम स्पेशल टीचर्स, ट्रेन टीचर्स की हमें ऑन साइट सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर है 98 डेलिक्वेंट चिल्ड्रन कैन बी इजीली क्लासिफाइड, हम कर सकते हैं बिकॉज इट इंटेलेक्चुअली बेटर देन एवरेज तो नहीं है, यहाँ पे दोनों ही फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 99 एजुकेशन systems are often centralized because this system inhibits करता है change को and initiate करता है to be taken up। तो यहाँ पे आपका दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में तो ठीक है, लेकिन रीजन गलत दे रहा है। बिकॉज रीजन में अगर आप देखेंगे तो दिस स्टेटमेंट इज ऑफन कंसीडर ट्रू, लेकिन जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है ना, इन एजुकेशन में वो बहुत ही स्लो टू अडॉप्ट, या इनोवेशन में कि भाई इनोवेट कुछ हुआ है तो उसको अडॉप्ट करने में बड़े ही लेजी होते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम इनहिबिट्स द चेंज एंड इनिशिएटिव टू बी टेकन अप। Last question is, some students receive special education service because education is a process है of learning का and changing as a result of schooling and other experiences। तो ये दोनों ही statements आपके true हैं। ठीक है जी। सो यहाँ आज हमने 100 क्वेश्चंस क्लियर किए हैं। ये असम का अभी इसी साल 2026 का पेपर था। नॉर्थ ईस्ट में स्लैट का पेपर है जो कि अभी आपका 15 मार्च को ही हुआ था। सो आई होप आप ये 100 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस के साथ में मैं नया पेपर भी आपके लिए जल्द ही लेकर आऊंगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।